हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 401। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इससे पहले साहिल से मिलना चाहते थे? वह अभी स्प्रिंगफील्ड में है। मैं सभी को एक दूसरे से मिलाने के लिए एक अपॉइंटमेंट तय करूंगा। आखिरकार हम सभी एससीसी से हैं, इसलिए एक दूसरे को जानना अच्छा है, क्लिंटन ने कहा। वह 3 महीने बाद होने वाले 10 साल के अपॉइंटमेंट से निपटने के लिए इन तीनों की ताकत को जोड़ना चाहता था। हालांकि वह अभी भी नहीं जानता था कि लरेन उसे स्टैन के साथ कैसे लड़वाएगी। उसकी राय में उनकी प्रतियोगिता उसके पीछे की ताकत और उसकी अपनी ताकत की तुलना करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। यदि वे अपनी ताकत की तुलना कर रहे थे तो उसने सोचा कि वह स्टैन से कम नहीं था। हालांकि वह अपने पीछे की ताकत के बारे में इतना आश्वस्त नहीं था। आखिरकार कैपिटल सिटी एक ऐसा शहर था जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में था। लगभग हर राजवंश और पीढ़ियों के साम्राज्य वहां स्थापित किए गए थे, इसलिए वहां समृद्ध इतिहास वाले कई परिवार थे। स्प्रिंगफील्ड इसके सामने केवल एक उभरता हुआ युवा था। अर्थव्यवस्था के मामले में स्प्रिंगफील्ड पहले ही कैपिटल सिटी को पीछे छोड़ चुका था, लेकिन इतिहास और पृष्ठभूमि के मामले में स्प्रिंगफील्ड अभी भी बहुत पीछे था। उसने जांच नहीं की थी कि स्टैन ने पिछले कुछ वर्षों में कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा था, लेकिन वह निश्चित था कि वे उससे अधिक थे। उसे अब उन सभी ताकतों को इकट्ठा करने की जरूरत थी जिनका उपयोग किया जा सके ताकि वह इससे निपटने में सक्षम हो सके। कैपिटल सिटी में हुए हंगामे के बाद क्लिंटन अब साहिल को पूरी तरह से अपने स्तर के व्यक्ति के रूप में देखता था। अब क्लिंटन को साहिल और सिल्वर के बीच के उस संघर्ष को खत्म करने की जरूरत थी जो पहले डैनियल्स के कारण हुआ था। हालांकि वे दोनों कभी नहीं मिले थे, लेकिन सिल्वर के स्वभाव के कारण उसे साहिल याद होगा। उसने भविष्यवाणी की थी कि अगर कभी मौका मिला तो वह निश्चित रूप से साहिल की पीठ में छुरा घोंपेगा। सिल्वर शायद क्लिंटन को भी माफ नहीं करता अगर उसे मौका मिलता, साहिल की तो बात ही छोड़िए। सिल्वर जैसे व्यक्ति के लिए स्वार्थ सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। वह एक ठंडे और जहरीले सांप की तरह था और वह किसी भी समय आकर काट सकता था। इसलिए क्लिंटन को इस बात का भी डर था कि घर के करीब ही कोई संघर्ष न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वह 10 साल का अपॉइंटमेंट शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। सौभाग्य से वह अभी भी सिल्वर को दबाकर रख सकता था और उनके बीच हितों का आदान प्रदान था। क्या साहिल स्प्रिंगफील्ड में है? गोल्डी ने पूछा। वह अभी अभी आया है। संयोग से मैं भी उस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ जिसने कैपिटल सिटी में इतना हंगामा करने की हिम्मत की, गोल्डी ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। उससे मिलना भी अच्छा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि साहिल क्या करने में सक्षम है कि जिम्मन ने पिछली बार उसका साथ देने के लिए इतना बलिदान दिया, सिल्वर ने भी टिप्पणी की। सिल्वर, मैंने इस बार साहिल को यहाँ आप दोनों के बीच की गलतफहमी को दूर करने के लिए बुलाया है। भले ही साहिल पिछली बार थोड़ा सीधा था, लेकिन वास्तव में शुरू में डैनियल्स की ही गलती थी। साथ ही मैं ही था जिसने डैनियल्स को खत्म किया था। जिम्मन, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और स्टैन के 10 साल के अपॉइंटमेंट से पहले कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे उम्मीद है कि तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। ठीक है, जब तुमने ये कह दिया है तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं कल साहिल के साथ एक अपॉइंटमेंट तय करूंगा और सब यहाँ मिलेंगे। क्लिंटन सिल्वर के ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। एक बार 10 साल का अपॉइंटमेंट खत्म हो जाने के बाद सिल्वर का साहिल के साथ मौत तक लड़ने का स्वागत था और इससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। आखिरकार सब कुछ हितों का एक मेल था। गोल्डी, साहिल की पृष्ठभूमि सरल नहीं है और वह एक रहस्यमय अस्तित्व भी है। मैं अतीत में उसके बारे में थोड़े सुराग ढूंढ सकता था, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। बेहतर होगा कि तुम उसमें दिलचस्पी न लो, वरना मुझे डर है कि तुम उसमें इस तरह फंस जाओगी कि तुम खुद को उससे मुक्त नहीं कर पाओगी, क्लिंटन ने गोल्डी की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। खैर जिम्मन, ये पहली बार है जब तुमने मेरे प्रति इतनी परवाह दिखाई है। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। यह अफसोस की बात है कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे। मेरी सिल्वर में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं केवल अगले लक्ष्य की तलाश कर सकती हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें मैं फंस जाऊंगी और मुक्त नहीं हो पाऊंगी। बेहतर होगा कि तुम कुछ न कहो, लेकिन जब तुमने ये कह दिया है तो मैं वास्तव में एक कोशिश करना चाहती हूँ, गोल्डी ने उदासीनता से उत्तर दिया। गोल्डी रॉजर्स कौन थी? वह व्यक्ति जिसके लिए वह गिरेगी अभी पैदा नहीं हुआ था। उसने तो ये भी सोचा था कि इस पीढ़ी की 2 शीर्ष हस्तियां क्लिंटन और स्टैन इतने महान नहीं थे। बहुत हुआ तो वे बस ठीक थे। अगर वास्तव में कोई ऐसा आदमी होता जिससे वह प्यार करती तो वह बिना किसी झिझक के उस पर झपट पड़ती। सबको लगता था कि गोल्डी का लक्ष्य पूरा रॉजर्स परिवार था। हालांकि रॉजर्स परिवार उसके लिए कुछ भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ उसका स्प्रिंगबोर्ड था। अध्याय 402। उसके लक्ष्य वही नहीं रुकेंगे। क्लिंटन खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। उसकी जुबान इतनी बड़ी क्यों थी? सच कहूं तो सामान्य पुरुषों के लिए गोल्डी जैसी महिला के प्रलोभन का विरोध करना कठिन था।
ऐसा नहीं था कि वह अहंकारी था और गोल्डी को नहीं चाहता था, बल्कि यह कि गोल्डी कांटों से ढका एक गुलाब थी। एक बार जब वह उसके हाथ लग जाती तो उससे छुटकारा पाना उसके लिए कठिन हो जाता। उल्लेखनीय नहीं है कि उसके पास अब करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें थीं। अगर उसने गोल्डी को उकसाया तो वह लरेन के सामने आने से पहले ही स्टैन से हार जाएगा। इसके अलावा गोल्डी काफी विचारहीन थी, तो क्या वह वास्तव में उसे पसंद करेगी? शायद नहीं, वह बस लरेन से थोड़ी ईर्ष्या कर सकती थी। गोल्डी, अगर तुम वास्तव में ऐसा सोचती हो तो मैं साहिल को मारने के लिए जिम्मरमैन के साथ सौदा तोड़ने को तैयार हूं, सिल्वर ने इस समय हस्तक्षेप किया। ठीक है सिल्वर, अगर तुम साहिल को मार सकते हो तो मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। क्यों नहीं, सही है। गोल्डी ने आग में घी डालने की परवाह किए बिना उसे प्रोत्साहित किया। क्या तुम गंभीर हो? बेशक, मैंने अपनी बात से पीछे का भटी हूं। ठीक है, तुम दोनों बात करना बंद करो। तुम जितना ज्यादा बात करते हो उतने ही अपमानजनक होते जाते हो। सिल्वर, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि साहिल की पहचान फॉल्कन से जुड़ी है, जो सोमोलैंड की आत्मा है। उसकी सटीक पहचान अभी भी अज्ञात है। टी फैक्शन के 8 महान लड़ाकों में से एक जैकरी की इसी वजह से मृत्यु हो गई। मूर्ख मत बनो, क्लिंटन ने उन दोनों को बीच में ही रोक दिया। अगर उसने उन दोनों को अभी नहीं रोका होता तो वे वास्तव में जाकर साहिल पर हमला कर सकते थे। एक इसे आजमाना चाहती थी जबकि दूसरे में वास्तव में ऐसा करने का साहस था। फॉल्कन, सोमोलैंड की आत्मा। गोल्डी और सिल्वर स्तब्ध रह गए। यह उससे कहीं अधिक निवारक था जब क्लिंटन ने कहा था कि साहिल की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी। सोमोलैंड में कोई भी परिवार फॉल्कन को नाराज नहीं करना चाहता था। वे सभी अपने परिचित लोगों को अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। जिम्मरमैन, क्या तुम सुनिश्चित हो? तुम इसके बारे में बकवास नहीं कर सकते? सिल्वर ने पूछा। हाँ, हर कोई फॉल्कन में शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा, क्या फॉल्कन कभी परिवारों के बीच की लड़ाई में शामिल नहीं होता? क्या जैकरी की मौत का फॉल्कन से कोई लेना देना है? गोल्डी ने भी उत्सुकता से पूछा। क्लिंटन ने उन दोनों की ओर देखा। वह जानता था कि जब तक वह उनके सामने इसे स्पष्ट नहीं कर देता, वे हार नहीं मानेंगे। उसे भी कैपिटल सिटी में अपने संपर्कों के माध्यम से इसके बारे में पता चला था। अंत में, जिम्मरमैन परिवार कभी कैपिटल सिटी का कुलीन अभिजात परिवार हुआ करता था। जब दूसरे पक्ष ने उसे इसका खुलासा किया तो उन्होंने उससे ये खबर न फैलाने के लिए भी कहा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने उन्हें नहीं बताया तो वे दोनों पूछते रहेंगे। जैकरी मारा गया था। फॉल्कन ने कैपिटल सिटी के कैबिनेट मंत्री के माध्यम से क्विन परिवार के पुराने मास्टर को बताया और फिर क्विन परिवार से कहा कि वे कोई मूर्खता न करें, अन्यथा क्विन परिवार को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। यदि नहीं, तो क्विन परिवार, जो कैपिटल सिटी का एक प्रथम श्रेणी का परिवार है, कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा? उन्होंने चुपचाप जैकरी की जगह लेने के लिए एक नाजायज बच्चे को ढूंढ लिया और यहां तक कह दिया कि जैकरी की मृत्यु अचानक बीमारी से हुई है। ये कैसे संभव है? फॉल्कन ऐसा क्यों करेगा? सिल्वर ने पूछा। गोल्डी ने भी क्लिंटन की ओर देखा। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। फॉल्कन और स्पेशल टास्क फोर्स सोमोलैंड में महान शक्ति वाले 2 विशेष विभाग थे। वे सामान्य रूप से देश में अभिजात परिवारों के बीच संघर्ष में बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे। ये सार्वजनिक रूप से ज्ञात तथ्य था। एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो इसका मतलब था कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था और शामिल परिवार खत्म हो जाएगा। अध्याय 403। वास्तव में ऐसा ही है। अगर मुझे तुम्हारे साहिल के साथ संघर्ष शुरू करने की चिंता नहीं होती तो मैं यह नहीं कहता। मुझे आशा है कि तुम तमीज से रहोगे। ये कहने के बाद क्लिंटन ने बात करना बंद कर दिया, खड़ा हुआ और चला गया। सिल्वर और गोल्डी ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर साहिल फॉल्कन में शामिल था तो चीजें मुश्किल होंगी। ऐसा नहीं था कि वे डरे हुए थे। सोमोलैंड के कुलीन अभिजात परिवारों में से किसका इतिहास नहीं था? सोमोलैंड के कुलीन अभिजात परिवारों में से किसके ऊंचे स्थानों पर संपर्क नहीं थे? बात बस इतनी थी कि साहिल के खिलाफ कार्रवाई करना थोड़ा पेचीदा था। गोल्डी इसके साथ ठीक थी क्योंकि उसकी साहिल के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वह बस उत्सुक थी और चाहती थी कि सिल्वर पता लगाए कि साहिल कौन था। आखिरकार साहिल ने इस बार जो किया था वह वास्तव में थोड़ा हाई प्रोफाइल था और वह काफी रहस्यमय था। हर कोई उसके बारे में और अधिक जानना चाहता था। दूसरी ओर सिल्वर का साहिल के साथ झगड़ा था। कौन नहीं जानता था कि मॉरिस उसका आदमी था। इसके बावजूद साहिल के कारण पूरे डैनियल्स परिवार का सफाया हो गया। हालांकि क्लिंटन ने भी उसे मुआवजा देने के लिए पर्याप्त लाभ छोड़ दिए थे, लेकिन साहिल ने बदले में कुछ भी पेश नहीं किया। स्प्रिंगफील्ड में बहुत से लोग इस मामले को लेकर उसकी पीठ पीछे बात करते थे। वे कह रहे थे कि सिल्वर एक अविश्वसनीय व्यक्ति था। उसका आदमी उखाड़ दिया गया और उसने इसके बारे में कुछ नहीं किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। वह भी क्लिंटन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन वह अपना नाम सही करने के लिए पहले साहिल को नीचे गिराने वाला था। हालांकि अभी जैसा दिख रहा था उसे अभी भी एक और योजना के बारे में सोचना था। ठीक है,
मैं भी जा रही हूँ। सिल्वर, जिस तरह से तुम अभी दिख रहे हो, मुझे लगता है कि तुम पहले ही बुरी तरह डर चुके हो, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे खुद साहिल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब गोल्डी जाने वाली थी तो वह सिल्वर को उकसाना नहीं भूली। सिल्वर खुद ही सोचता रहा। वह दिमागहीन व्यक्ति नहीं था और गोल्डी की उत्तेजक टिप्पणियों के कारण जल्दबाजी में साहिल से नहीं निपटेगा। उसे अभी भी इस बारे में सावधानी से विचार करने की जरूरत थी कि कहीं वह खुद को मुसीबत में न डाल ले। साहिल स्प्रिंगफील्ड के दौरे पर पर्ल के साथ था जब क्लिंटन ने उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। साहिल पर क्लिंटन का अच्छा प्रभाव था। वह जानता था कि वे केवल हितों का आदान प्रदान कर रहे थे क्योंकि पहले क्लिंटन ने उसकी मदद की थी, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया। संयोग से पर्ल इस समय अपने लोगों को विदेश में विकसित करने के लिए ले जा रही होगी। उसने सोचा कि उसने पर्ल के अनुरोध को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इन 3 दिनों के दौरान वह काफ़ी तनाव मुक्त था और उन दोनों का समय बहुत अच्छा बीता। हर बार इस तरह से आराम करना काफ़ी अच्छा था। पर्ल एक न मुस्कुराने वाली व्यवसायी महिला से उस जीवंत और खुशमिजाज लड़की में बदल गई थी जैसी वह हुआ करती थी। अगले दिन पर्ल अपनी चुनी हुई एक विशिष्ट टीम के साथ सोमरलैंड छोड़ने के लिए तैयार थी। साहिल उन्हें एयरपोर्ट ले गया। पर्ल, तुम्हारी यात्रा सुखद हो। एक बार जब तुम्हारे पास एक खाका हो और तुम सही रास्ते पर आ जाओ तो तुम वापस आ सकती हो। मैं तुम्हारे लिए स्वागत भोज आयोजित करने के लिए तुम्हारे विजयी होकर लौटने का इंतजार करूंगा, साहिल ने कहा। मुझे समझ आ गया मिस्टर खुराना, हालांकि मुझे स्वागत भोज की जरूरत नहीं है। आपको बस 3 और दिनों के लिए मेरा साथ देना होगा, पर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वह मुस्कुरा रही थी लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। साहिल भौचक्का रह गया और खालीपन से पर्ल की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है, मैं 5 दिनों तक तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने वादा किया है। पर्ल बहुत अनिच्छुक थी लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चूंकि साहिल ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था इसलिए उसे जाना ही पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि जाने के बाद वह कब वापस आएगी। इसके अलावा ये 3 दिन निश्चित रूप से उसके जीवन के 20 से अधिक वर्षों के सबसे खुशी के 3 दिन थे। उसने अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ पूरे स्प्रिंगफील्ड की यात्रा की थी। वे जहां भी वह जाना चाहती थी वहां गए और वह सब किया जो वह करना चाहती थी। साहिल ने भी पूरी तरह से उसकी व्यवस्थाओं का पालन किया। वे एक जोड़े की तरह थे। उन्होंने साथ में खाना खाया, फिल्में देखीं, खरीदारी की और साथ में नाइट मार्केट गए। भविष्य में और अधिक खुशी के 5 दिन बिताने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और जितनी जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करनी होगी। जब वे अंततः अलग हुए तब तक बाकी सभी लोग रास्ते में प्रवेश कर चुके थे। अब केवल पर्ल और साहिल बचे थे। जाओ पर्ल, बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है, साहिल ने पर्ल से कहा जब उसने सभी को जाते हुए देखा। पर्ल नहीं बोली। इसके बजाय उसने दोनों हाथ फैलाकर साहिल की ओर देखा। साहिल कुछ कदम आगे बढ़ने और पर्ल को गले लगाने से पहले हिचकिचाया। वे दोनों 10 सेकंड से कुछ अधिक समय तक गले मिले रहे। पर्ल ने साहिल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, साहिल, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें निजी पूल में तैरने के लिए ले जाऊंगी जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। बोलने के बाद उसने साहिल को धक्का दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में पर्ल ने अलग होने से पहले अपने होंठ हल्के से साहिल के होंठों पर दबाए और मुड़कर चली गई। फिर पर्ल बोर्डिंग मार्ग में प्रवेश कर गई। साहिल अभी भी वहां खालीपन से खड़ा था। फिर उसने अपने होंठों को छुआ। क्या पर्ल ने उसे चुपके से चूमा था? वह बहुत साहसी थी। साथ ही उसने मुड़ते समय पर्ल के आंसू गिरते हुए भी देखे। उसकी राय में पर्ल विदेश जाने के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार थी। ऐसा नहीं था कि दूसरे उपयुक्त नहीं थे, लेकिन उनका आदर्श प्रभाव नहीं होता। वह वैसे भी पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहा था। पैसा खर्च करना कौन नहीं जानता था। बात बस इतनी थी कि वह ईस्ट लीग कैपिटल्स को उस बिंदु तक विकसित करना चाहता था जहां यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सके। अगर कोई और होता तो इसमें कुछ और समय लग सकता था। साथ ही अगर उसने दूसरों से जाने के लिए कहा होता तो वे पैसे खर्च करते समय पर्ल जितने साहसी नहीं होते। इसलिए लेविश पॉइंट्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते। दुर्भाग्य से चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थीं और उसे वास्तव में कोई सुराग नहीं था कि पर्ल के साथ अपने रिश्ते को कैसे निभाया जाए। यह महिला इस पूरे समय उसकी मदद कर रही थी। ईस्ट लीग कैपिटल्स की स्थापना के बाद से पर्ल ने सब कुछ किया है और साहिल को केवल इसमें निवेश करना था। इस बार 3 दिनों के लिए उसका साथ मांगने के अलावा उसने कभी कोई अन्य अनुरोध नहीं किया। साथ ही यह कोई अनुरोध भी नहीं लग रहा था। पहले साहिल ने सोचा था कि पर्ल एक ऐसी महिला है जो पैसे की पूजा करती है और वह केवल इसी वजह से उसके करीब आई। तब उसे अभी अभी सिस्टम मिला था, इसलिए वह एक नए रईस की तरह व्यवहार कर रहा था। अब थोड़ा पीछे सोचने पर उसने बहुत बचकाना व्यवहार किया था। जब उसका परिवार आया तो साहिल को एहसास हुआ कि पर्ल बिल्कुल भी पैसे की पूजा नहीं करती थी। यदि ऐसा होता तो वह इतने वर्षों तक अपनी कमाई का सारा पैसा घर नहीं भेजती, जिससे उसे कभी भरपेट भोजन या गर्म कपड़े नसीब नहीं हुए।
वह छोटी उम्र में गरीब थी और वह इससे डरती थी। इसीलिए उसने सोचा कि पैसा उसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है। साथ ही वह अपने परिवार के पैसे मांगने के विभिन्न बहानों को मना नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उसके मन में पैसे की चाहत पैदा हुई और दूसरों को लगा कि वह उसकी पूजा करती है। यह महिला वैसी नहीं थी जैसी बाहर की असली पैसे की पूजा करने वाली महिलाएं होती हैं। वे केवल अपने और पैसे के बारे में सोचती थीं और वे कभी रिश्तों में नहीं पड़ती थीं। इस बीच पर्ल स्पष्ट रूप से रिश्तों को महत्व देती थी, जिसने साहिल को बेखबर कर दिया और वह अनिश्चित था कि क्या किया जाए। जब साहिल पैसे से अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता था तो वह खोया हुआ महसूस करने लगता था। इसके बाद साहिल ने आह भरी, मुड़ा और चला गया। अध्याय 404। एयरपोर्ट से वापस आने के बाद साहिल सीधे रूबक्स क्लब गया। क्लिंटन ने उसे आधे घंटे पहले फ़ोन करके बताया था कि वे रूबक्स क्लब में हैं। हालांकि उस समय उसने अभी अभी पर्ल और दूसरों को एयरपोर्ट भेजा था। पर्ल के विमान में बैठने से पहले वह निश्चित रूप से जल्दी नहीं निकलता। रूबक्स क्लब पहुंचने और अपना उद्देश्य बताने के बाद एक परिचारक उसे ऊपरी मंजिल पर ले गया। ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के बाद परिचारक साहिल को क्लिंटन के निजी कमरे में ले गया और चला गया। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां वह प्रवेश नहीं कर सकती थी। साहिल ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, इसके बजाय उसने बस दरवाज़ा धकेला और अंदर चला गया। इस अवधि के दौरान अपनी ताकत में भारी वृद्धि के साथ साहिल ने अपनी ताकत से लाए गए परिवर्तनों के साथ धीरे धीरे तालमेल बिठाना शुरू कर दिया था। हालांकि वह अपनी उथली पृष्ठभूमि के कारण सोमरलैंड की शक्ति संरचना के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ यहाँ तक कि लुकस और लेमन भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। साथ ही उसे व्यक्तिगत रूप से ओल्ड मास्टर स्टेफानी द्वारा भी बुलाया गया था। साहिल युवा था, लेकिन उसकी स्थिति के बारे में कहा जा सकता था कि उसने क्लिंटन और स्टैन जैसी युवा पीढ़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। अगर तुम वास्तव में बात करना चाहते हो कि युवा पीढ़ी में नंबर 1 कौन था, तो साहिल के मैदान में आने पर क्लिंटन और स्टैन को पीछे हटना पड़ेगा। युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ होने के अलावा साहिल उन लोगों के एक छोटे समूह से भी संबंधित था जो पूरे सोमरलैंड में पुरानी पीढ़ी के बीच भी सर्वश्रेष्ठ थे। दरवाज़ा धकेले जाने के बाद साहिल ने 3 युवाओं को बैठकर बातें करते देखा। उनमें से एक क्लिंटन था। जब क्लिंटन ने साहिल को देखा तो वह खड़ा हो गया और बोला, साहिल, तुम आ गए। कृपया कहीं भी बैठ जाओ जहां तुम्हें पसंद हो। मैं तुम्हें परिचय देता हूं, ये दोनों एससीसी के संस्थापक हैं। ये सिल्वर है और यह गोल्डी है। सिल्वर ने साहिल की ओर देखा, उसकी आंखें एक जहरीले सांप की नकल करते हुए थोड़ी सिकुड़ गईं। वह न तो खड़ा हुआ और न ही बोला। जब गोल्डी ने साहिल को देखा तो उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने नहीं सोचा था कि इतने सामान्य नाम वाला कोई व्यक्ति इतना सुंदर और शांत दिखेगा। कम से कम दिखावे के मामले में साहिल ने सिल्वर को करारी शिकस्त दी, वह आदमी जो शराब और औरतों के चक्कर में बर्बाद हो गया था। अगर वह उनकी तुलना करे तो साहिल क्लिंटन से भी बहुत बेहतर था। नमस्ते, मैं गोल्डी रॉजर्स हूँ। गोल्डी उदारतापूर्वक खड़ी हुई और अपनी बात कहने से पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया। नमस्ते, मैं साहिल खुराना हूँ। साहिल ने भी गोल्डी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। चूंकि सुंदर महिला इतनी उदार थी, इसलिए वह डरपोक नहीं बन सकता था। जब वह बैठा तो साहिल ने सिल्वर पर एक नज़र डाली। साहिल कमरे में प्रवेश करते समय अपनी मजबूत दिमागी शक्ति के साथ 3 अलग अलग आभाओं को महसूस कर सकता था। क्लिंटन मजबूत और भयंकर था, गोल्डी मोहक थी, जबकि सिल्वर भयावह और ठंडा था। 3 ड्रैगन रैंक मास्टर्स की 3 अलग अलग आभाएं। साहिल भी हैरान था, ड्रैगन रैंक मास्टर्स हर जगह कब दिखने लगे। फॉल्कन की टीम वल्चर में केवल 10 ड्रैगन रैंक मास्टर्स थे और वह हाल ही में टीम में शामिल हुआ था। अभी यहाँ 3 मौजूद थे। हालांकि उसने उन्हें उजागर नहीं किया क्योंकि ये लोग केवल पीक टाइगर रैंकर्स की ताकत दिखा रहे थे, जबकि क्लिंटन ने ऐसे व्यक्ति की ताकत प्रदर्शित की जो ड्रैगन रैंक के आधे रास्ते पर था। यदि उसकी अत्यधिक मजबूत दिमागी शक्ति नहीं होती तो वह इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभाएं थीं। जिन 3 लोगों से वह अनौपचारिक रूप से मिला था वे सभी ड्रैगन रैंक के मास्टर थे और वे बहुत बूढ़े नहीं थे। वे देखने में केवल 30 के आसपास लग रहे थे। साहिल को अंदाजा नहीं था कि बाहर कितने छिपे हुए मास्टर हैं, इसलिए वह अभी भी ढिलाई नहीं बरत सकता था। उसे कम से कम अपनी शारीरिक बनावट में सफलता पाने और दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता थी, इससे पहले कि वह थोड़ा और सहज महसूस कर सके। इन 3 लोगों की तुलना में टी फैक्शन के 8 महान लड़ाकों में से जैकरी, हैंक और अन्य सभी केवल कचरा थे। वे टाइगर रैंक में भी नहीं थे। अगर ऐसा था तो टी मैन स्टैन यदि क्लिंटन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था तो वह कम से कम ड्रैगन रैंक पर हो सकता है, अन्यथा वह योग्य नहीं होता और क्लिंटन को इस तरह की प्रतियोगिता में खुद को शामिल करने की अनुमति नहीं देता।
अध्याय 405। जैकरी और हैंक 8 महान लड़ाकों में शामिल हो सकते थे जब वे टाइगर रैंक तक भी नहीं पहुंचे थे, इसलिए अन्य 6 महान लड़ाके शायद उनसे बहुत बेहतर नहीं थे। एक ड्रैगन रैंकर उन लोगों के समूह के साथ टी फैक्शन क्यों बनाएगा जो टाइगर रैंक तक भी नहीं पहुंचे थे? क्या यह एक वयस्क द्वारा मिट्टी में खेलने के लिए कुछ बच्चों को लाने जैसा नहीं था? इसके अलावा अगर टी फैक्शन के पास केवल स्टैन ही एकमात्र ड्रैगन रैंकर था, तो वे एससीसी के 3 ड्रैगन रैंकर्स के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? या क्या टी फैक्शन भी अपनी प्रतिभा को छिपा रहा था? साहिल समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग हमेशा छिपे क्यों रहते थे। क्या उनके पास ऐसे दुश्मन थे जिन्हें वे आश्चर्यचकित करना चाहते थे? साहिल, तुमने इस बार कैपिटल सिटी में टी फैक्शन के चेहरे पर थप्पड़ मारा और आखिरकार एससीसी का बदला ले लिया। हम इन वर्षों में टी फैक्शन द्वारा दबाए गए हैं, क्लिंटन ने मुस्कराते हुए कहा। तुम बहुत मजाकिया हो क्लिंटन। मैंने कुछ नहीं किया। साहिल, क्या जैकरी को मारने के बाद क्विन परिवार ने तुम्हें परेशान नहीं किया? गोल्डी ने सीधे पूछा। कोई अंदाजा नहीं। जैकरी ने मुझे मारने के लिए किसी को काम पर रखा था, इसलिए मैंने पहले उसे मार दिया। मुझे लगता है कि उसके परिवार में मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं होगी। आखिरकार जैकरी ने ही पहली चाल चली थी। एक हत्यारा भी देर सवेर किसी और के द्वारा मारा जाएगा, साहिल ने कहा। गोल्डी स्पष्ट रूप से साहिल के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। वह इस मुद्दे को आगे बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन क्लिंटन उससे एक कदम आगे था। साहिल ने जैकरी को मारकर टी फैक्शन की शक्ति को कम कर दिया और वह एससीसी के लिए एक महान नायक है। साहिल थोड़ा अवाक था। इन तीनों के लिए जैकरी जैसा कचरा जो अभी तक टाइगर रैंक तक भी नहीं पहुंचा था, एक मच्छर के बराबर था। अब क्लिंटन जैकरी को मारकर एससीसी में उनके महान योगदान के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। साहिल केवल क्लिंटन के अद्भुत प्रदर्शन की प्रशंसा ही कर सकता था। क्लिंटन, तुम्हें इतना शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है। साहिल के लिए वापस आने का मौका दुर्लभ था और बेकार की बातों में लगे रहना अर्थहीन था। अगर उसके पास उनके साथ गपशप करने का समय होता, तो वह वापस जाकर इस बारे में सोचता कि कैसे और अधिक पैसा खर्च किया जाए और अधिक लेविश पॉइंट्स प्राप्त किए जाएं। अब अपनी शारीरिक बनावट में सफलता पाना अधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, मैं इस मामले का अब जिक्र नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें आज यहाँ एससीसी के 2 संस्थापकों से मिलवाने के लिए बुलाया है। साथ ही मैं तुम्हारे और सिल्वर के बीच की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। हमारे बीच क्या गलतफहमी है? साहिल ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि इस सिल्वर नाम के आदमी से उसकी यह पहली मुलाकात थी। जिस क्षण से उसने दरवाज़ा अंदर धकेला था, सिल्वर ने उसकी आंखों में एक द्वेषपूर्ण नज़र के साथ उसे देखा था। पहले साहिल थोड़ा उत्सुक था। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने डैनियल्स भाइयों को हराया था जो सिल्वर के अधीन थे, क्लिंटन ने कहा। अब समझा। साहिल को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह व्यक्ति कमरे में कदम रखते ही उसे हत्यारी नज़र से देख रहा था। साहिल ने सोचा कि सिल्वर ईर्ष्या कर रहा था क्योंकि साहिल उससे अधिक सुंदर था। हालांकि क्या वह सिर्फ इसलिए मार देगा क्योंकि कोई और उससे अधिक आकर्षक था? इसका कोई मतलब नहीं था। खैर, यही वजह थी। डैनियल्स भाई उन सभी चीज़ों को करके नीच थे। अगर सिल्वर उन्हें अपने अधीन ले सकता था तो इसका मतलब था कि वह भी एक अच्छा इंसान नहीं था। साहिल उस भयावह और ठंडी आभा से महसूस कर सकता था जो सिल्वर छोड़ रहा था। साहिल ऐसे व्यक्ति के साथ शिष्टाचार का दिखावा नहीं करना चाहता था और वह सिल्वर के साथ सुलह भी नहीं करना चाहता था। अगर सिल्वर ने कभी साहिल को उकसाने की हिम्मत की तो साहिल बस उसे खत्म कर देगा। उसने जस्टिन को खत्म किया था जो नंबर 1 पीक ड्रैगन रैंकर था, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ड्रैगन रैंक के शुरुआती चरण में हो, क्या चुनौती होगी? इस प्रकार साहिल ने सीधे कहा, गलत समझने के लिए कुछ भी नहीं है ना? मैं डैनियल्स भाइयों जैसे जघन्य लोगों को न मारकर बहुत दयालु बन रहा हूँ। इस सिल्वर व्यक्ति को मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत क्षमावान हूँ और मैं इस बारे में बाल की खाल नहीं निकालूंगा। अध्याय 406। साहिल के बोलना खत्म करने के बाद कमरे में मौजूद तीनों लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि क्लिंटन को भी साहिल से यह कहने की उम्मीद नहीं थी। ये स्पष्ट था कि साहिल का इरादा ऐसा करके सिल्वर को अपमानित करना था। सिल्वर ने सांप जैसी आंखों से साहिल की ओर देखा। उसे जानने वाला कोई भी बता सकता था कि वह गुस्से में था। जिममैन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा अनादर कर रहा हूँ, लेकिन तुमने खुद सुना कि वह कितना बेपरवाह है और वह मेरा अनादर कैसे कर रहा है। क्या तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते थे? साहिल ने अनभिज्ञता का ढोंग करते हुए पूछा। तुमसे माफ़ी मांगूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक हो? साहिल, यह मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि जैकरी को मारने के बाद क्विन परिवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं तुम्हें बता दूं, क्विन परिवार अभी भी सोमरलैंड के कुलीन हलकों से मीलों दूर है, सिल्वर ने तिरस्कार के साथ कहा। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा परिवार बहुत शक्तिशाली है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि हम शक्तिशाली हैं या नहीं। जिममैन, मुझे अब जाना होगा क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसका मुझे ध्यान रखना है।
चिंता मत करो, मैंने जो वादा किया था वह मैं करूंगा, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद मुझे उम्मीद है कि तुम अब हस्तक्षेप नहीं करोगे, सिल्वर ने खड़े होने और जाने से पहले कहा। सिल्वर निश्चित रूप से आज क्लिंटन के आसपास रहने के कारण साहिल का कुछ नहीं कर सकता था। यदि नहीं, तो उसे साहिल को सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होती। साहिल ने केवल एक मिड टाइगर रैंकर की ताकत दिखाई थी। हालांकि वह युवा था और क्लिंटन और अन्य लोगों से लगभग 10 साल छोटा था। इस उम्र में मिड टाइगर रैंकर बनने में सक्षम होने के कारण वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह बस ऐसे ही जा रहा है। कितना उबाऊ है, साहिल ने सोचा कि सिल्वर उसके साथ कुछ करेगा। निश्चित रूप से इन कुलीन अमीर बच्चों और जैकरी जैसे लोगों के बीच अभी भी अंतर थे। कम से कम वे जैकरी की तुलना में बहुत अधिक योजनाबद्ध और परिष्कृत थे। सिल्वर को अंदाजा नहीं था कि क्लिंटन की उपस्थिति ही वह चीज थी जिसने उसे अभी के लिए बचने दिया, अन्यथा यदि उसने कार्रवाई करने की हिम्मत की होती तो साहिल ने उसे मार भले ही न दिया हो, लेकिन उसे अपाहिज जरूर कर दिया होता। साहिल, कृपया मुझे भी थोड़ा सम्मान दो और अभी के लिए सिल्वर के साथ संघर्ष में मत पड़ो, क्लिंटन ने कहा। उन दोनों को यहाँ लाने का उसका उद्देश्य उनकी गलतफहमी को दूर करना था ताकि वे लड़े नहीं। चाहे कोई भी जीते या हारे, यह उसकी तरफ के लोगों की ताकत को कम करेगा। अनपेक्षित रूप से उन दोनों का अंत खराब शर्तों पर अलग होने के साथ हुआ। इस मामले में वह अब इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहता था। जब तक अगले 3 महीनों के भीतर उन दोनों के बीच कुछ नहीं होता, तब तक सब ठीक रहेगा। क्लिंटन, चिंता मत करो। जब तक कोई मुझे अपमानित नहीं करेगा तब तक मैं हमला नहीं करूंगा। जब तक वे पहले मुझे नहीं उकसाते, मैं कार्रवाई करने की पहल नहीं करूंगा, साहिल ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। यह बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें स्प्रिंगफील्ड में मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बस मुझे बताओ। स्प्रिंगफील्ड में मेरा अभी भी काफ़ी सम्मान है। इसके बाद साहिल और क्लिंटन ने कुछ अप्रासंगिक विषयों पर बात की। इस बीच गोल्डी ने साहिल में बहुत रुचि दिखाई। महिलाएं ऐसी ही होती हैं। वे बहुत जिज्ञासु प्राणी होती हैं। कोई चीज़ जितनी रहस्यमय होती है, वे उसके बारे में उतना ही अधिक जानना चाहती हैं। अगर वह साहिल को आसानी से ढूंढ सकती तो उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। हालांकि अभी उन्हें साहिल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। वह जितना रहस्यमय था, उसने उसकी जिज्ञासा को उतना ही अधिक बढ़ाया। उसने अप्रत्यक्ष रूप से साहिल की पृष्ठभूमि और पहचान के बारे में पूछने की कोशिश की। हालांकि साहिल के उत्तर अभेद्य थे। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद भी वह उससे कोई जानकारी नहीं निकाल सकी। रूबक्स क्लब छोड़ने के बाद साहिल की प्रारंभिक योजना आंट सैली और आंट डायना से मिलने के लिए साउथ रिवर प्रोविंस जाने की थी। उसके बाद वह पुनर्मिलन में शामिल होने जाएगा। अध्याय 407। हालांकि अभी योजना बदल गई थी। क्लास पुनर्मिलन कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। छुट्टियां अभी शुरू हुई थीं और कुछ सहपाठी अभी वापस नहीं आए थे, इसलिए इसे अस्थायी रूप से 1 महीने बाद के लिए निर्धारित किया गया था। ये कल ग्रुप चैट में उसके सहपाठियों द्वारा तय किया गया था। चूंकि अभी जल्दी थी, साहिल ने जूलिया को इससे पहले डार्क केप ले जाने की योजना बनाई क्योंकि यह वर्तमान में उसकी सूची में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगर समय आने पर वह पुनर्मिलन में नहीं पहुंच पाता तो ठीक होता। उसे भविष्य में उनसे मिलने के और मौके मिलेंगे। डार्क केप की सुरक्षा अभी सबसे महत्वपूर्ण मामला था। वह केवल अपनी पहचान उजागर करने और फॉल्कनियर द्वारा हमला किए जाने के बारे में तभी निश्चिंत होगा जब डार्क केप चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करना शुरू कर देगा और पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। अपनी योजनाएं बनाने के बाद साहिल उसी दिन वापस कैपिटल सिटी के लिए उड़ान भर गया। इस बार उसने सीलिया को सूचित नहीं किया। इसके बजाय वह अगले दिन तुरंत जूलिया को लेकर डार्क केप चला गया। उनका पहला पड़ाव लू सिटी था, जो डार्क केप का सबसे नज़दीकी प्रांतीय शहर था। साहिल और जूलिया सीधे कैपिटल सिटी से लू सिटी के लिए उड़े, जहां उन्होंने एक दिन आराम किया। फिर वे अगले दिन स्थानीय सैन्य अड्डे से हेलीकॉप्टर लेकर डार्क केप चले गए। कुछ घंटों बाद वे लैंडिंग से पहले डार्क केप के हवाई क्षेत्र में पहुंचे। हालांकि यह एक सैन्य विमान था, लेकिन यह एक नागरिक विमान की तरह दिखाई दे रहा था क्योंकि इसे जानबूझकर छिपाया गया था। अन्यथा फॉल्कनियर के जासूसों द्वारा इसका पता लगा लिया जाता और अनावश्यक परेशानी होती। 2 साम्राज्यों के परिवहन केंद्र के रूप में यहाँ हर दिन बहुत सारे व्यवसायी डार्क केप से होकर गुजरते थे। यह एक छोटा लेकिन समृद्ध शहर भी था और कई हेलीकॉप्टर इसके चारों ओर आगे पीछे यात्रा करते थे। इसलिए साहिल और जूलिया विशिष्ट नहीं लग रहे थे। जब ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज का नियंत्रण था तो यहाँ के लोगों पर लगाए गए कर इतने अधिक थे कि उनके द्वारा कमाए गए अधिकांश पैसे ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के पास चले जाते थे। हालांकि उनके पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि दोनों साम्राज्यों का इस जगह पर कोई अधिकार नहीं था। ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज ने यहाँ नियम बनाए थे और उनका कप्तान एक पागल था। वे अक्सर विरोध करने वाले लोगों को पकड़ लेते थे। एक बार पकड़े जाने के बाद वे कभी वापस नहीं आते थे।
रेड फ्लेम मर्सनरीज द्वारा ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज से छुटकारा पाने के बाद उन्होंने कर और शुल्क समाप्त कर दिए, जिससे यहाँ व्यापार करने वाले लोग प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें पहले हर साल शुल्क के रूप में बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता था। डार्क केप में व्यापार करने वाले अधिकांश लोग दोनों साम्राज्यों के नागरिक थे और डार्क केप में बहुत कम स्वदेशी लोग थे। साहिल और जूलिया के हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। पायलट लू सिटी मिलिट्री डिपार्टमेंट से था। उसे अपने वरिष्ठों से 2 लोगों को डार्क केप भेजने का आदेश मिला था। हालांकि वह उन दोनों की पहचान के बारे में थोड़ा उत्सुक था, लेकिन एक सैनिक के रूप में वह स्वतंत्र रूप से अपनी जुबान नहीं चलाएगा और उन चीज़ों के बारे में नहीं पूछेगा जो उससे संबंधित नहीं थीं। उसने हेलीकॉप्टर उड़ाते समय उन कुछ घंटों में साहिल और जूलिया से एक शब्द भी नहीं कहा। एक सैनिक के रूप में उसे यही जागरूकता थी। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद साहिल जूलिया को डार्क केप के केंद्र में स्थित महल में ले गया। उन्होंने अपने पहनावे बदल लिए थे और कोई नहीं बता सकता था कि वे मूल रूप से कैसे दिखते थे। जब वे महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो साहिल ने किलर को उन्हें लेने के लिए बुलाया। महल में पहुंचने के बाद साहिल वापस वैसा ही दिखने लगा जैसा वह सामान्य रूप से दिखता था। महल में जो लोग तैनात थे वे सभी रेड फ्लेम मर्सनरीज के सदस्य थे जो अधिक विश्वसनीय थे, इसलिए साहिल चिंतित नहीं था कि वह उजागर हो जाएगा। इसके अलावा एक बार जूलिया सफल हो गई तो उसकी पहचान उजागर होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉल्कनियर के बड़े पैमाने के घातक हथियारों के खतरे के बिना साहिल निडर था। इसके अलावा उसके पीछे सोमरलैंड का समर्थन था। इसके बाद जूलिया अपने काम में डूब गई और सभी प्रकार के उपकरणों को एक साथ रखने लगी। ये सभी साहिल और उसके पहुंचने से पहले विभिन्न चैनलों के माध्यम से यहाँ भेजे गए थे। इस बीच साहिल ने रेड फ्लेम की मुख्य टीम को बैठक के लिए बुलाने को कहा। अध्याय 408 डार्क केप के महल के केंद्र के भीतर साहिल ने किलर से बैठक के लिए रेड फ्लेम्स मर्सनरीज के उच्चाधिकारियों को बुलाने को कहा। जल्द ही वे एक एक करके पहुंच गए। प्रथम उपकप्तान किलर, द्वितीय उपकप्तान पॉल, तृतीय उपकप्तान ट्यूलप। वहां एक दुबला और कमजोर दिखने वाला युवक भी था। साहिल को याद आया कि वह ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज का कोई व्यक्ति होना चाहिए। वह यहाँ क्यों था? साहिल ने किलर की ओर पूछताछ भरी नजर डाली। जब किलर ने इसे देखा तो वह खड़ा हो गया और बोला, कैप्टन, वह ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज का पूर्व सलाहकार है। उसका नाम रॉरी हडसन है और वह डार्क केप का मूल निवासी है। मैंने उसके अतीत को देखा है और उसने ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज में रहते हुए किसी को नहीं मारा। मूल रूप से वह केवल आंतरिक मामलों में ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज की मदद करता था। उसके बहुत से विचार हमारे विकास के लिए फायदेमंद हैं और डार्क केप में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए मैंने उसे रखने का फैसला किया। रॉरी हडसन आपका अभिवादन करता है, कैप्टन। दुबले व्यक्ति ने आगे बढ़कर साहिल को झुककर प्रणाम किया। साहिल ने उस आदमी को ध्यान से देखा। वह बहुत बूढ़ा नहीं लग रहा था और देखने में वह 27 या 28 साल का लग रहा था। वह थोड़ा दुबला था और उसमें ज्यादा ताकत नहीं थी। उसे दूसरी या तीसरी श्रेणी में होना चाहिए, जो सामान्य लोगों से थोड़ा ही मजबूत था। क्या तुम डार्क केप के मूल निवासी हो? साहिल ने पूछा। हाँ कैप्टन, रॉरी ने उत्तर दिया। चूंकि तुम ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के सलाहकार हुआ करते थे, इसलिए तुम्हें इससे पहले डार्क केप का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए था। मुझे बताओ, डार्क केप की वर्तमान स्थिति क्या है? कैप्टन, मेरा मानना है कि भले ही डार्क केप की वर्तमान स्थिति अच्छी लग रही है, लेकिन यह अभी भी 2 साम्राज्यों के बीच के संतुलन पर आधारित है। एक बार जब 2 साम्राज्यों के बीच का संतुलन थोड़ा सा भी डगमगाना शुरू होगा तो डार्क केप नष्ट हो जाएगा। ओह, कृपया विशिष्ट बने। डार्क केप 2 साम्राज्यों के बीच स्थित है और यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां चुंबकीय हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु है। दोनों साम्राज्यों में से कोई भी दूसरे को इसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए पूर्व ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज और वर्तमान रेड फ्लेम ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक बार जब 2 साम्राज्यों के बीच का संतुलन टूट जाएगा तो डार्क केप एक अनिश्चित स्थिति में होगा। डार्क केप 2 साम्राज्यों के सामने सिर्फ एक छोटी नाव है और इसे किसी भी समय बड़ी लहरों द्वारा निगला जा सकता है। चाहे डार्क केप किसी भी पक्ष की ओर झुका हो, इसका अंत केवल नष्ट होना ही होगा। तो इसे कैसे हल किया जाना चाहिए? साहिल ने फिर पूछा। यदि आप समस्या को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले चाहे कोई भी ताकत डार्क केप पर कब्जा करे, सभी पक्षों को रोकने के लिए शीर्ष स्तर की युद्ध शक्ति होनी चाहिए। एक पीक ड्रैगन रैंकर के रूप में टायरेंट की ताकत पर्याप्त नहीं थी और उन्हें कम से कम आपकी ताकत के बराबर ताकत की आवश्यकता होगी, कैप्टन। दूसरे, डार्क केप को आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को ऊपर खींचने का एक रास्ता खोजना होगा ताकि दोनों साम्राज्य डार्क केप पर बड़े पैमाने के घातक हथियारों का उपयोग न कर सकें। ये दोनों शर्तें अनिवार्य हैं। बाकी रेड फ्लेम को मजबूत करना और डार्क केप को हथियारों से लैस करना है। रॉरी के संक्षेप में बोलने के बाद उसने बात करना बंद कर दिया। उसे विश्वास था कि साहिल उसकी बात समझ गया होगा।
डार्क केप के भीतर करों को साहिल द्वारा समाप्त करने से लेकर अत्याधुनिक हथियारों पर खर्च करने तक, साहिल निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो महान चीजें हासिल करेगा। वह पहले इन मतों को टायरेंट के सामने उठाना चाहता था, लेकिन टायरेंट सभी पक्षों को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए उसने वह विचार त्याग दिया। भले ही उसने अपने मन की बात कही होती और टायरेंट ने वैसा ही किया होता जैसा उसे बताया गया था, साहिल की ताकत वाला कोई भी व्यक्ति ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज को मिटाने में सक्षम होता। इस प्रकार वे दो शर्तें निर्विवाद थीं, यदि उनमें से किसी एक को भी लागू नहीं किया गया तो डार्क केप सुरक्षित नहीं होगा। रॉरी, अच्छा है कि तुम इस बारे में सोच सकते हो। मैं डार्क केप के विकास को तुम पर छोड़ दूंगा। ये तीनों तुम्हारे साथ सहयोग करेंगे और मुझे विश्वास है कि तुम भी अपने गृहनगर की रक्षा करना चाहते हो, सही है? हाँ कैप्टन, रॉरी ने खुशी खुशी उत्तर दिया। हालांकि उसे रेड फ्लेम के 3 उपकप्तानों द्वारा शामिल किया गया था, लेकिन कैप्टन के आसपास न होने के कारण सब कुछ अभी भी अनिश्चित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि सिल्वर फेस ही रेड फ्लेम का असली मालिक था। अब जब अंततः कैप्टन द्वारा उसकी पुष्टि कर दी गई थी, तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। इसके अलावा रेड फ्लेम मर्सनरीज ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज की तुलना में कहीं अधिक मानवीय थे। वे केवल उन्हीं लोगों को मारते थे जो मारे जाने के लायक थे, ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के विपरीत जो मेरा तरीका या राजमार्ग के विश्वास के साथ काम करते थे। इसके अलावा टायरेंट पूरी तरह से पागल था। रेड फ्लेम ने डार्क केप को करों से भी मुक्त कर दिया, जो कि एक खगोलीय राशि होती। कौन सा भाड़े का समूह आसमान छूते करों के लिए डार्क केप पर कब्जा नहीं करना चाहता था? वह डार्क केप पर कब्जा करने के रेड फ्लेम के वास्तविक इरादे के बारे में थोड़ा भ्रमित था। इस बार मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि डार्क केप रेड फ्लेम का भविष्य का आधार होगा। हमें इस जगह को एक ऐसी इकाई बनाना चाहिए जो 2 साम्राज्यों सहित किसी भी ताकत से डरी न हो। इसलिए किलर, तुम्हें जल्दी करनी होगी और वे विभिन्न हथियार और उपकरण खरीदने होंगे जो मैंने तुम्हें मंगवाने के लिए कहा था। समझ गया कैप्टन, किलर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। 2 दिन पहले यहाँ भेजे गए उपकरण चुंबकीय क्षेत्रों को खींच सकते हैं ताकि इसे असेंबल करने के बाद डार्क केप को छिपाया जा सके। मैंने तकनीशियनों को भी यहाँ आने के लिए काम पर रखा है। डार्क केप को किसी भी बड़े मिसाइल हमले के डर को रोकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रॉरी द्वारा बताई गई 2 शर्तों को हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद मैं बाकी विकास आप सभी के लिए छोड़ दूंगा। सच में? तीनों उपकप्तानों ने एक साथ पूछा। बेशक, मैं इस बारे में मजाक नहीं करूंगा। ये बहुत अच्छा है। उपस्थित मुख्य सदस्य बहुत उत्साहित थे। डार्क केप एक ऐसी जगह बनने वाला था जो किसी भी ताकत से डरा हुआ नहीं था और वे यहाँ रहकर बहुत अधिक सहज होंगे। जिस किसी के भी रिश्तेदार और दोस्त हैं, आप उनसे डार्क केप में आने के लिए कह सकते हैं। ये जगह बहुत बड़ी है और अभी भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिन्हें विकसित नहीं किया गया है। मैं इसे एक स्वतंत्र देश में बदलना चाहता हूँ। हाँ कैप्टन, अगली अवधि के लिए साहिल ने डार्क केप में जूलिया की देखभाल की। चुंबकीय क्षेत्र को खींचना इतना सरल नहीं था जितना साहिल ने बताया था। उपकरण को असेंबल करने के बाद भी यह काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत सारे प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार प्रगति बहुत धीमी थी। आधा महीना जल्दी बीत गया। हालांकि जूलिया का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। मूल रूप से वह दिन में 10 घंटे से अधिक काम करती थी। साहिल जरूरत पड़ने पर उसे आराम करने देता था, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं था। पिछले आधे महीने में डार्क केप ने बहुत सारे हथियार खरीदे थे। उन्होंने केओस लैंड के ब्लैक मार्केट से 8 पनडुब्बियां और एक विमानवाहक पोत भी खरीदा था। इसके अलावा पर्ल ने धीरे धीरे विदेश में अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया था, जबकि देश में ईस्ट लीग कैपिटल्स लगातार विकसित हो रहा था। साहिल के लेविश पॉइंट में भारी वृद्धि हुई थी। यह आधा महीना पहले के 1200 पॉइंट से बढ़कर अब 3600 पॉइंट से अधिक हो गया था। यह अब 10,000 के करीब और करीब आता जा रहा था। अध्याय 409। दिन ब दिन समय बीतता गया। साहिल के लेविश पॉइंट्स मूल रूप से हर दिन औसतन 100 पॉइंट से अधिक बढ़ रहे थे। इस दर पर साहिल को अपनी शारीरिक बनावट में सुधार करने और अगले क्षेत्र तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब ऐसा होगा तो वह वास्तव में निडर हो जाएगा। एक और 10 दिन बीत गए और साहिल का लेविश पॉइंट 5000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस दिन डार्क केप में हर कोई अचानक अपने फोन से कॉल करने में असमर्थ हो गया। सभी वायरलेस संचार बाधित हो गए। केवल लैंडलाइन का उपयोग किया जा सकता था। हालांकि इसे ठीक होने में केवल कुछ ही मिनट लगे। हर कोई ज्यादा परेशान नहीं था। इस बीच डार्क केप के केंद्रीय महल में रेड फ्लेम मर्सनरीज के कई मुख्य सदस्य खुशी से झूम उठे। चुंबकीय क्षेत्रों को खींचने का प्रयोग आखिरकार सफल रहा। भविष्य में डार्क केप को अब रिमोट कंट्रोल मिसाइल हमलों से डरने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही रडार द्वारा इसका पता लगाया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को खींचने की क्रिया तुरंत सक्रिय हो जाएगी और मिसाइल अपनी दिशा खो देगी या यहां तक कि मिसिफाया भी हो जाएगी। डार्क केप के लिए यह बहुत अच्छी खबर थी।
केवल साहिल, जिसके पीछे सोमोलैंड का पूरा देश था, इस लक्ष्य को इतनी जल्दी हासिल कर सकता था। अन्यथा यह शायद तभी संभव होता जब वे इस तकनीक के लोकप्रिय होने का इंतजार करते। वर्तमान में दुनिया में केवल कुछ ही बड़े देश थे जो इस स्तर तक चुंबकीय क्षेत्र में हेरफेर कर सकते थे। जूलिया ने 20 से अधिक दिनों तक दिन में 10 घंटे से अधिक काम किया था और उसका वजन काफी कम हो गया था। डार्क केप सेंट्रल कैसल की लैब के अंदर रेड फ्लेम्स मर्सनरीज के कुछ मुख्य सदस्य लैब से बाहर चले गए थे और वे खबर बताने के लिए रेड फ्लेम के मध्यम स्तर के सदस्यों को बुला रहे थे। मिस स्टेफानी, धन्यवाद। साहिल ने उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया। अब से उसे जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं थी। भले ही वह उजागर हो गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉल्कनिया ताकत में सोमरलैंड के समान था। लंबी दूरी की मिसाइलों के खतरे के बिना वह तब तक नहीं डरेगा जब तक वे किसी अभिभावक को नहीं भेजते। यदि फॉल्कनिया अभिभावकों को भेजता है तो सोमरलैंड स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। दोनों पक्षों की शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति दूसरे पक्ष की निगरानी में थी और एक बार जब कोई कदम उठाता तो उसे जल्द ही दूसरे पक्ष द्वारा खोज लिया जाता। इस प्रकार दोनों साम्राज्य जल्दबाजी में कार्य नहीं करेंगे। यह विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में सच था जहां सब कुछ अज्ञात था। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का विस्तार जारी रहेगा, अभिभावक दुनिया को नियंत्रित करने वाली पूर्ण शक्ति होंगे। कोई भी साम्राज्य नुकसान नहीं उठा सकता था। साहिल, तुम्हें मेरे साथ इतना शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम भी सोमरलैंड में हम में से एक हो। साथ ही तुमने पिछली बार मेरी जान भी बचाई थी, जूलिया ने थकावट में कहा। वह 20 दिनों से अधिक समय से उच्च तनाव वाले कार्य वातावरण में थी और यह वास्तव में उस पर भारी पड़ा था। आखिरकार वह सिर्फ एक साधारण इंसान थी। मिस स्टेफानी, पहले जाकर आराम करो। तुम इतने दिनों से काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। तुम्हारे पर्याप्त रूप से ठीक होने के बाद ही हम वापस जाएंगे, साहिल ने कहा। ठीक है, हालांकि तुम्हें मुझे मिस स्टेफानी बुलाना बंद कर देना चाहिए। बस मुझे जूल्स बुलाओ। मुझे नहीं लगता कि यह उचित है, साहिल ने हिचकिचाहट के साथ कहा। जूल्स बहुत अंतरंग लग रहा था और साहिल को इसकी आदत नहीं थी। इसमें अनुचित क्या है? मेरे सभी दोस्त मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, या तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम मुझे अपने दोस्त के रूप में नहीं देखते? जूलिया ने पूछा। बिल्कुल नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें अपना दोस्त कैसे नहीं मान सकता। भविष्य में अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मेरे पास आना। जब तक यह मेरी शक्ति में होगा मैं मना नहीं करूँगा। तुमने ये खुद कहा है। मैं अब आराम करने के लिए वापस जाऊंगी। सही है, चूंकि हम दोस्त हैं तो तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? जूलिया ने शरारत से पूछा। मिस जूल्स। जूलिया ने साहिल की ओर देखा और एक पूछताछ भरी आवाज़ निकाली। जूल्स, अब जाकर आराम करो। ये हुई न बात। जूलिया ने ये कहने के बाद मुस्कुराते हुए विदा ली। अध्याय 410। साहिल लैब में अकेला रह गया। वह अपने सामने मौजूद उपकरण को देख रहा था। इस समय डार्क केप का सुरक्षा सूचकांक तेजी से बढ़ गया था। साहिल ने सिस्टम पैनल पर एक नज़र डाली। उसके लेविश पॉइंट्स 5200 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। यदि वह 4800 और पॉइंट्स प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी शारीरिक बनावट में सुधार जारी रख सकता है। एक बार जब उसकी शारीरिक बनावट सुधर जाएगी तो वह अगले क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाएगा, जो कि पौराणिक अभिभावक क्षेत्र था। उस समय वह इतना शक्तिहीन नहीं होना चाहिए कि वह मेसन से न लड़ सके, है ना? साहिल मुड़ा और लैब से बाहर निकलकर हॉल में दाखिल हुआ। 3 उप कप्तान, रॉरी और रेड फ्लेम के 1 दर्जन से अधिक मध्यम स्तर के सदस्य हॉल में पार्टी कर रहे थे। वे जश्न में शैंपेन खोल रहे थे। साहिल मुख्य सीट पर जाकर बैठ गया। नीचे मौजूद लोग एक ही बार में रुक गए। किलर, साहिल ने पुकारा। हाँ कैप्टन, हमें लैब की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। इसकी सुरक्षा के लिए हमारे सबसे भरोसेमंद लोगों को भेजो। आज से डार्क केप दोनों साम्राज्यों की बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। हाँ कैप्टन, किलर ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। इस समय वह भी बहुत उत्साहित था। उसने केओस लैंड में अपने समय के दौरान बहुत सारे दोस्त बनाए जो 10 साल से अधिक थे। साथ ही उसने प्रत्यक्ष रूप से उनकी मौत भी देखी। इस जीवन में उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने माता पिता का बदला लेना और फिर उन भाइयों के साथ रहने के लिए एक जगह खोजना थी जो इस पूरे समय उसका अनुसरण कर रहे थे। दोनों इच्छाएं अब पूरी हो गई थीं। डार्क केप को अब फॉल्कनिया के खतरे का डर नहीं था। साथ ही उसके आदमी यहाँ शादी कर सकते थे और अच्छा जीवन जीते हुए बच्चे पैदा कर सकते थे। उपस्थित हर कोई रेड फ्लेम का विशिष्ट सदस्य है। भविष्य में रेड फ्लेम कदम दर कदम बढ़ेगा और तुम भी रेड फ्लेम का मुख्य हिस्सा बनोगे। हालांकि तुम्हें कार्यों को करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा जीवन स्थिर होगा। मुझे आशा है कि तुम अपनी मार्शल आर्ट को बर्बाद नहीं करोगे। भविष्य में मार्शल आर्ट धीरे धीरे समृद्ध होगी, इसलिए मुझे आशा है कि तुम कड़ी मेहनत करना जारी रख सकते हो और हमें और अधिक गौरव की ओर ले जा सकते हो। हाँ कैप्टन,
हम निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। 1 दर्जन लोगों ने मिलकर उत्तर दिया। ठीक है, जाओ मजे करो। 2 दिन बाद साहिल ने जूलिया के साथ चुपके से डार्क केप छोड़ दिया। 1 दिन बाद साहिल और जूलिया कैपिटल सिटी लौट आए। जूलिया को वापस भेजने के बाद साहिल ने सीलिया को फ़ोन किया और उससे घर पर इंतज़ार करने को कहा क्योंकि वह थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। सीलिया के परिवार के सभी सदस्य आज घर पर ही थे और वे कहीं नहीं गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि साहिल ने सीलिया को पहले ही सूचित कर दिया था कि वह आज कैपिटल सिटी आएगा। इस प्रकार तीनों का परिवार साहिल का इंतज़ार कर रहा था। मिंडी और जॉन को जब से पता चला था कि साहिल ईस्ट लीग कैपिटल्स के पीछे का मालिक है, तब से वे उस पर नज़र रख रहे थे। वे ईस्ट लीग कैपिटल्स के बारे में जितना अधिक जानते थे उतने ही अधिक हैरान थे। ईस्ट लीग कैपिटल्स जिन कंपनियों में निवेश करेगा उनकी संख्या पागलों की तरह बढ़ रही थी। ईस्ट लीग कैपिटल्स का बाहरी दुनिया का मूल्यांकन भी हर दिन बदल रहा था। अब ये 2 ट्रिलियन के बाजार मूल्य के करीब पहुंच रहा था। ब्यूटाइलिश भी ईस्ट लीग कैपिटल्स की मदद से बड़ा हो रहा था। 1 महीने से भी कम समय में उनका बाजार मूल्य 2 गुना हो गया था। उन्होंने अब सैकड़ों स्टोर खोल लिए थे और उन्होंने कैपिटल सिटी के आसपास के शहरों में भी विस्तार करना शुरू कर दिया था। साहिल अब वह गरीब लड़का नहीं था जिसे मिंडी नीची नज़र से देखती थी। वह एक अत्यंत योग्य कुंवारा बन गया था जिसकी सेवा मिंडी और उसके पति दोनों सावधानीपूर्वक करेंगे। साहिल के आने का पता चलने के बाद वे दोनों काम पर भी नहीं गए। उन्होंने घर पर इंतजार किया लेकिन अपनी बेटी से साहिल को जल्दी आने के लिए आग्रह करने की हिम्मत नहीं की। ये स्थिति में बदलाव के कारण उपचार में आया अंतर था। अध्याय 411। सीलिया, क्या आपने साहिल को कभी पर्ल नाम के किसी व्यक्ति का जिक्र करते सुना है? मिंडी ने पूछा। वही ईस्ट लीग कैपिटल्स के अपडेट्स को फॉलो कर रही थीं और उन्होंने शुरुआत में ही इस महिला पर गौर किया था। उन्होंने पर्ल की प्रोफाइल को भी करीब से देखा था। मिंडी ने पाया कि वह सिर्फ एक ऐसी व्यक्ति थी जो एक गरीब ग्रामीण क्षेत्र से आई थी और उन्होंने अरबों डॉलर की बिजनेस वुमन बनने के लिए साहिल जैसे शक्तिशाली व्यक्ति पर भरोसा किया था। इसके अलावा इसमें केवल कुछ ही महीने लगे। वह अब ईस्ट लीग कैपिटल्स की जनरल मैनेजर थी, जो कि $1 ट्रिलियन की कंपनी ईस्ट लीग कैपिटल्स में साहिल के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थी। मिंडी साहिल के आसपास की महिलाओं को लेकर बहुत चिंतित थी, इस डर से कि कोई उसकी बेटी से बेहतर व्यक्ति साहिल को छीन न ले। उन्हें ऐसा सुंदर, अमीर और अच्छे स्वभाव वाला दामाद और कहाँ मिल सकता था? ऐसी चीजें तो सिर्फ इत्तेफाक से ही मिलती हैं। नहीं, क्या हुआ? सीलिया ने उत्सुकता से पूछा। ओह, तुम इस तरह की चीज़ों की परवाह क्यों नहीं करती? पर्ल ईस्ट लीग कैपिटल्स की जनरल मैनेजर हैं, इसलिए वह साहिल के साथ लगातार संपर्क में रहती हैं। साथ ही वह काफ़ी अच्छी दिखने वाली भी हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह साहिल को तुमसे छीन लेगी? मिंडी ने सीलिया की उम्मीदों पर खरा न उतरने के कारण नाराजगी जताते हुए कहा। ओह मॉम, साहिल इतने उत्कृष्ट हैं। क्या उनके आसपास कुछ महिलाओं का होना सामान्य नहीं है? इसके अलावा वह मुझे तब बताएंगे जब वह इसके लिए तैयार महसूस करेंगे, और अगर मैं उनसे तब पूछूंगी जब वह मुझे बताना नहीं चाहते, तो मुझे उनसे केवल खराब प्रतिक्रिया ही मिलेगी। उसका क्या फ़ायदा होगा? इसके अलावा मुझे उन पर भरोसा है, सीलिया ने कहा। तुम पागल हो, तुम इतनी। मिंडी को अपनी बात पूरी करने से पहले ही जॉन ने टोक दिया। बस करो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और फिर भी तुम्हारी दृष्टि हमारी बेटी जितनी व्यापक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि साहिल उस तरह के आदमी है जिसे तुम सिर्फ इसलिए पा सकती हो क्योंकि तुम उन्हें चाहती हो? तुम उन्हें जितना कसकर पकड़ोगी उतना ही तुम उन्हें दूसरी महिला की ओर धकेल दोगी। मैं तुम्हें एक पुरुष के रूप में जिम्मेदारी से बताऊंगा, सीलिया का स्वभाव निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फायदा है। मैं बस उसके लिए चिंतित हूँ। ठीक है, साहिल पूरे 1 महीने के लिए चले गए थे। कौन जानता है कि वह क्या कर रहे हैं? तुम्हारी चिंताएं फालतू हैं। चलो बच्चों के मामलों में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा यह विपरीत परिणाम देगा। बस उन्हें इसे खुद संभालने दें। जॉन, तुमने ये खुद कहा था। अगर तुम्हारी बेटी। मिंडी बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजा धकेला गया। जैसे ही साहिल ने दरवाजे में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी ओर घूरती हुई आंखों के 3 जोड़े देखे। क्या हो रहा है? साहिल थोड़े भ्रमित थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। वह पहले भी कई बार सीलिया के घर जा चुके थे, इसलिए वह सीधे अंदर जाने के लिए बस दरवाजा धकेल देते थे। अगर दरवाजा खोला जा सकता था तो वह सीलिया को फ़ोन करते और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते। मिस्टर और मिसेस यंग, आप भी यहाँ हैं? होश में आने के बाद साहिल ने कहा। ओह, हमारे पास आज करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम सब घर पर आराम कर रहे हैं। साहिल, खड़े मत रहो, अंदर आओ और बैठो, मिंडी ने विनम्रता से कहा। साहिल लिविंग रूम में चले गए और सीलिया के बगल में बैठ गए। सीलिया साहिल को देखकर मुस्कुराई। उसकी इच्छा सरल थी, जब तक वह साहिल को देख सकती थी वह खुश थी। हालांकि साहिल लगभग 1 महीने से बाहर थे, लेकिन वे हर दिन बात करते थे।
बस इतना था कि उसने लगभग 1 महीने से साहिल को नहीं देखा था, इसलिए वह उन्हें बहुत बुरी तरह देखना चाहती थी। साहिल, क्या तुमने अभी तक दोपहर का भोजन किया है? मिंडी ने पूछा। अतीत में मिंडी ने इस बात की परवाह नहीं की होती कि साहिल ने खाना खाया है या नहीं। मिसेस यंग, मैंने खा लिया है, साहिल ने उत्तर दिया। वह मिंडी के उत्साह से थोड़ा असहज थे। हालांकि वह जानते थे कि यह उनकी अपनी पहचान में बदलाव के कारण आया है, लेकिन मिंडी का बदलाव बहुत ज्यादा था और इसने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया। उन्हें उनके प्रति जॉन का व्यवहार अधिक पसंद था। साहिल की पहचान जानने से पहले जॉन ने जानबूझकर साहिल को नीचा नहीं दिखाया था, और उनकी पहचान जानने के बाद जॉन ने भी जानबूझकर उनकी चापलूसी नहीं की थी। हर कोई हमेशा की तरह मिलजुल कर रहता था और यह ठीक था। साहिल, तुम लगभग 1 महीने से यहाँ नहीं आए हो। क्या तुम हाल ही में व्यस्त रहे हो? मिंडी पूछे बिना नहीं रह सकी। मिसेस यंग, मैं कुछ समय के लिए देश से बाहर गया था, साहिल ने उत्तर दिया। डाक केप जाना वास्तव में विदेश जाना ही था, इसलिए साहिल झूठ नहीं बोल रहे थे। विदेश? मिंडी चौंक गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ईस्ट लीग कैपिटल्स की गतिविधियों पर नजर रख रही थीं और वह पर्ल पर भी करीब से ध्यान दे रही थीं। इसलिए वह जानती थीं कि 20 से अधिक दिन पहले ईस्ट लीग कैपिटल्स की जनरल मैनेजर पर्ल ने विकास के लिए विदेश जाने वाली एक टीम का नेतृत्व किया था। साहिल ने भी उसी समय कैपिटल सिटी छोड़ दिया था। तो क्या उन्होंने एक साथ विदेश यात्रा की थी? मिंडी विश्वास नहीं करती अगर दूसरे लोग उन्हें बताते कि साहिल और पर्ल के बीच कुछ नहीं चल रहा है। वह कई वर्षों से बिजनेस की दुनिया में भी थी, इसलिए वह इसके बारे में कुछ अनकहे नियमों को जानती थी। जिन पुरुषों को वह जानती थी जिनका करियर सफल था, उनके बाहर एक या कई परिवार होते थे। यदि उनका एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं था, तो पर्ल को साहिल द्वारा सीधे ईस्ट लीग कैपिटल्स की जनरल मैनेजर के रूप में क्यों नियुक्त किया गया था जब वह सिर्फ एक हालिया फ्रेश ग्रेजुएट थी? वह कुछ ही महीनों में 10 अरब से अधिक की संपत्ति वाली भी बन गईं। पर्ल किसी भी तरह से उसके लिए योग्य नहीं थी। मिंडी ने जल्दी से फिर से पूछा, विदेश? अपने दम पर? साहिल हर चीज की खुदाई करने के मिंडी के चरित्र को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, मैं एक दोस्त के साथ कुछ मामलों को संभालने के लिए विदेश गया था। यदि सीलिया मिलनसार नहीं होती, तो साहिल निश्चित रूप से मिंडी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं चाहते। सीलिया सबसे अच्छी और सबसे प्यारी लड़की थी जिसे साहिल ने कभी देखा था, और वह अपनी माँ मिंडी के बिल्कुल विपरीत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विषय क्या था। अगर साहिल उसे बताते तो वह सुनती, और अगर साहिल उसे नहीं बताते तो वह नहीं पूछती। इसके अलावा वह कभी भी ओछी नहीं रही थी। इन सभी वर्षों के बाद साहिल ने सीलिया को कभी गुस्सा होते नहीं देखा था। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाली महिला निश्चित रूप से वह थी जिसे हर पुरुष पसंद करेगा। सीलिया न केवल चरित्र में अच्छी थी, बल्कि वह दिखने में भी शुद्ध और प्यारी थी। क्या कोई साधारण महिला चसेस परिवार के दूसरे बेटे को अपने प्यार में पागल कर सकती थी? मिंडी उनसे सवाल पूछना जारी रखना चाहती थी, लेकिन जॉन उनसे एक कदम आगे थे। साहिल, तुम्हें बाद में रात के खाने के लिए रुकना चाहिए। मिसेस यंग और मैं कुछ खाना खरीदने जाएंगे, इस बीच तुम और सीलिया एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। जॉन के बोलने के बाद वह मिंडी को खींच कर ले गए। खाना खरीदने? क्या हमारे पास? बस मेरे साथ चलो, बात करना बंद करो, जॉन ने कहा। अगर उन्होंने मिंडी को नहीं रोका होता तो उन्हें नहीं पता था कि किस तरह की समस्याएं पैदा होंगी। साहिल का रुतबा अब अलग था। इसके अलावा सीलिया और साहिल की अभी शादी नहीं हुई थी। मिंडी अभी उनकी सास नहीं थी, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें डराकर दूर न भगाया जाए। उसके बाद वे दोनों संकोच करते हुए विला से चले गए। अध्याय 412। मिंडी और जॉन के जाने के बाद सीलिया ने माफी मांगते हुए कहा, साहिल, उनकी बातों पर ध्यान न दें। मेरी माँ वैसी ही हैं, वह बस बहुत जिज्ञासु हैं। पगली लड़की, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मिसेस यंग बस मेरे बारे में चिंतित हैं, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें अभी भी पता नहीं था कि मिंडी के दिमाग में क्या चल रहा था। उन्हें लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह काफी समय से यहाँ नहीं आए थे और मिंडी ने सोचा कि उनके और सीलिया के बीच कोई विवाद है और इसीलिए वह इतने सवाल पूछ रही थीं। सच कहें तो सीलिया जैसी महिला से कोई भी नाराज नहीं हो सकता था। साहिल, तुम इस बार कैपिटल सिटी में कितने समय तक रहने वाले हो? सीलिया ने पूछा। 1 या 2 दिन, इतने कम? सीलिया ने पूछा, थोड़ा अकेलापन महसूस करते हुए। उसने सोचा था कि साहिल यहाँ अधिक समय बिता सकते हैं और उसके साथ घूमने जा सकते हैं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि साहिल इतनी जल्दी चले जाएंगे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्लास रियूनियन जल्द ही आ रहा है और मुझे जल्दी वापस जाना है क्योंकि मैंने जाने का वादा किया था। साथ ही मुझे आंट साली और आंट डायना को देखने के लिए भी वापस जाना है। लेकिन मैं बाद में तुम्हारे माता पिता से बात करने जा रहा हूँ कि क्या वे तुम्हें मेरे साथ आने दे सकते हैं। सच में? सीलिया ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वे मना करेंगे। जब तक तुम पूछने वाले हो वे निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे, सीलिया ने उत्साह से कहा।
वह अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अभी मिंडी सीलिया की शादी साहिल से तुरंत करने के लिए उत्सुक थी। बेशक वह साहिल के अनुरोध को मना नहीं करती। यह अच्छा है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारा परिचय अपनी आंट्स और परिवार के बाकी सदस्यों से कराऊंगा। ठीक है, सीलिया ने शर्माते हुए जवाब दिया। साहिल ने कहा था कि वह अपनी आंट साली और आंट डायना के साथ बड़े हुए हैं, है ना? क्या वह मुझे बड़ों से मिलवाने ले जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत घबराई हुई हूँ। सीलिया ने सोचा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। विला के बाहर, जॉन, तुम मुझे बाहर क्यों खींच रहे हो? मैंने अभी उसके बारे में पूछना खत्म नहीं किया था, मिंडी ने जॉन का हाथ झटकते हुए कहा। हनी, कृपया उससे सवाल करना बंद करो। सीलिया और साहिल की अभी शादी नहीं हुई है। अगर तुम ऐसा करती रही तो तुम साहिल को डराकर दूर भगा सकती हो, जॉन ने कहा। मैं उसे कैसे डरा रही हूँ? भले ही उनकी शादी न हुई हो, फिर भी वह सीलिया का बॉयफ्रेंड है ना? मेरे उससे सवाल पूछने में क्या बुराई है? मिंडी ने अस्वीकृति जताते हुए पूछा। उससे तुम्हें क्या जानकारी मिल सकती है? तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। क्यों नहीं? क्या तुम जानते हो कि ईस्ट लीग कैपिटल्स की जनरल मैनेजर पर्ल 20 से अधिक दिन पहले विदेश गई थी? साहिल भी उसी समय विदेश गए थे, इसलिए वे निश्चित रूप से एक साथ गए होंगे। उन्होंने कहा कि यह कुछ मामलों को संभालने के लिए है। मुझे लगता है कि वे एक साथ यात्रा करने के लिए विदेश गए थे। क्या तुम्हें यकीन है? जॉन ने पूछा। बेशक मुझे है। तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हर दिन ईस्ट लीग कैपिटल्स की हलचल पर कड़ी नज़र रख रही हूँ। 20 से अधिक दिन पहले ईस्ट लीग कैपिटल्स ने घोषणा की थी कि उनकी जनरल मैनेजर पर्ल वॉर्नर विदेश में विकास के लिए एक टीम लेकर गई हैं। अगर ऐसा है तो वे साथ गए होंगे, जॉन ने इसके बारे में सोचा और उत्तर दिया। तुम्हारा साथ गए होंगे से क्या मतलब है? वे निश्चित रूप से साथ गए थे, मिंडी ने गुस्से में कहा। तो क्या हुआ अगर तुमने पूछा? वे वहाँ काम के लिए हैं। क्या तुम चाहती हो कि सीलिया ऐसी छोटी सी बात पर साहिल के साथ ब्रेकअप कर ले? मिंडी नहीं जानती थी कि उस समय जॉन से क्या कहें। यदि तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम्हें एक आंख बंद कर लेनी चाहिए ताकि तुम सबके लिए स्थिति अजीब न बना दो, जॉन ने आग्रह किया। अध्याय 413। लेकिन हम उन्हें इस तरह व्यवहार करते रहने के लिए नहीं छोड़ सकते, है ना? तुम पुरुषों को जितना अधिक छूट दोगी, वे उतने ही मर्यादा से बाहर हो जाते हैं। इस बात को लाना बंद करो। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो क्या हमें उन्हें बातचीत करने से रोकना चाहिए, भले ही वह काम के लिए ही क्यों न हो? साहिल ईस्ट लीग कैपिटल्स के बॉस हैं और वह विदेश में विकास के लिए जनरल मैनेजर और कर्मचारियों को ले गए। ये सामान्य है, लेकिन कोई लेकिन नहीं। चलो चलते हैं, मेरे साथ कुछ खाना खरीदने चलो। हमें उन्हें कुछ समय अकेला छोड़ देना चाहिए। रात के खाने के बाद परिवार लिविंग रूम में बैठा था। आखिरकार मिंडी खुद को रोकने में कामयाब रही और साहिल से पूछताछ करना जारी नहीं रखा। मिसेस यंग, मिस्टर यंग, मैं कल साउथ रिवर प्रोविंस वापस जा रहा हूँ। कुछ दिनों में मेरा हाई स्कूल रियूनियन है और मैं चाहता हूँ कि सीलिया मेरे साथ चले। हमारी अभी छुट्टियां हैं और हमारे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। साथ ही वह हमारी हाई स्कूल फ्रेंड भी है, साहिल ने मिंडी और जॉन से कहा। ठीक है, तुम सीलिया को आराम करने के लिए बाहर ले जा सकते हो। अगर वह अकेली जाती है तो हमें चैन नहीं मिलता, लेकिन अगर वह तुम्हारे साथ होगी तो हम अधिक राहत महसूस करेंगे। चूंकि तुम वहां जा रहे हो और यह छुट्टी का समय है, तुम दोनों कुछ यात्रा भी कर सकते हो, मिंडी ने कहा। वह बहुत चाहती थी कि सीलिया हर दिन साहिल के साथ रहे और स्वाभाविक रूप से वह साहिल के अनुरोध को मना नहीं करती। धन्यवाद मॉम, सीलिया ने खुशी खुशी कहा। मुझे पता है कि तुम साहिल के साथ जाना चाहती हो। जब कोई लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करनी ही पड़ती है, मिंडी ने अफसोस जताते हुए कहा। मॉम, आप क्या बात कर रही हैं? सीलिया ने शर्माते हुए कहा। क्या? मैं निश्चित रूप से तुम्हारे और साहिल के बारे में बात कर रही हूँ। मिंडी ने तब साहिल से कहा, साहिल, तुम और सीलिया जल्द ही यूनिवर्सिटी में अपना चौथा साल शुरू करोगे। मुझे लगता है कि तुम दोनों को यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद शादी कर लेनी चाहिए। जब एक आदमी का परिवार स्थिर होता है तो वह बाहर जाकर करियर शुरू कर सकता है। बेशक, हालांकि तुम्हारे लिए अब खुद को और निखारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शादी के बाद एक आदमी अधिक परिपक्व और स्थिर हो जाएगा। ये तुम्हारे भविष्य के करियर विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। मॉम, हम अभी भी युवा हैं। आप फिर से शादी की बात क्यों कर रही हैं? मिंडी ने सीलिया पर एक नज़र डाली, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और साहिल की ओर देखना जारी रखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, पगली लड़की, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम्हारे स्वभाव के साथ तुम साहिल को सभी निर्णय लेने दोगी और आपत्ति नहीं करोगी। अगर मैं कुछ नहीं करती तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम दोनों का क्या होगा। यह इस मामले में है कि कहीं तुम खाली हाथ न रह जाओ। साहिल ने उम्मीद नहीं की थी कि मिंडी अचानक ऐसा सवाल पूछेगी। वह घटनाओं के उचित क्रम के अनुसार काम नहीं कर रही थी और जो कुछ भी उनके मन में था वह बोल देती थी।
हालांकि साहिल ने फिर भी उत्तर दिया, मिसेस यंग, हम सभी अभी भी युवा हैं और हम स्नातक होने से अभी भी 1 साल दूर हैं। यदि सीलिया को उस समय कोई संकोच नहीं हुआ तो मैं उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाऊंगा। साहिल निश्चित रूप से सीलिया को निराश नहीं होने देंगे। जब उन्होंने उसे तब बचाया था तब से वह उनके लिए खुद को कुर्बान कर रही थी और यहाँ तक कि इतने सालों तक उनका इंतजार भी किया। हालांकि पर्ल की बात आने पर साहिल थोड़े परेशान थे। वह उनके प्रति पर्ल की भावनाओं को महसूस कर सकते थे, लेकिन अब जब उनके पास सीलिया थी तो वह क्या कर सकते थे। इस समय साहिल चाहते थे कि वह प्राचीन काल में पैदा हुए होते। ऐसा नहीं है कि वह बहुत सारी पत्नियों से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह सीलिया और पर्ल दोनों को निराश नहीं करना चाहते थे। उस समय उन्होंने सारा में इतना निवेश किया था और अब ये 2 महिलाएं उनके लिए वही कर रही थीं। एक आदमी के लिए बहुत उत्कृष्ट होना अच्छा नहीं था। कम से कम साहिल ने ऐसा ही महसूस किया। ठीक है, तो ये तय रहा। तुम स्नातक होने के बाद शादी कर लोगे। जल्दी परिवार शुरू करना अच्छा है, मिंडी ने खुशी खुशी कहा। अगर साहिल ऐसा कह सकते थे तो इसका मतलब था कि वह वास्तव में सीलिया को पसंद करते थे। जहां तक पर्ल की बात है, यदि साहिल और सीलिया की शादी हो गई तो वह पीछे हट जाएगी। अध्याय 414। अगली सुबह साहिल और सीलिया सीधे साउथ रिवर प्रोविंस के रिवर सिटी के लिए रवाना हुए। विमान से उतरने के बाद साहिल सीलिया को वापस साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस ले गए। हालांकि वह लंबे समय से वापस नहीं आए थे, लेकिन हाउसकीपर्स हर हफ्ते सफाई करने आते थे, इसलिए उनका घर अभी भी बहुत साफ था। रास्ते में साहिल ने गोल्डन लीफ होटल को फ़ोन किया ताकि वे साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस में दोपहर का भोजन पहुंचा सकें। वह अब और इधर उधर भागने के लिए बहुत आलसी थे और चूंकि उनके पास शक्ति थी, इसलिए उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए। साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस में प्रवेश करने के बाद साहिल ने सीलिया से कहा, सीलिया, यदि तुम थक गई हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए और दोपहर का भोजन आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं थकी नहीं हूँ। साहिल, क्या ये वह जगह है जहाँ तुम रहते हो? ये बहुत सुंदर है, सीलिया ने घर के चारों ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं यहाँ रहता था। अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम अगले कुछ दिनों तक यहाँ रह सकते हैं। अगर तुम किसी होटल में रुकना चाहती हो तो हम वह भी कर सकते हैं। यहाँ एक 8 स्टार होटल है जो मेरा ही है। नहीं, मैं किसी होटल में नहीं रुकना चाहती। मैं यहाँ रुकने में ठीक हूँ, सीलिया ने कहा। ठीक है, हम यहीं रुकेंगे। दोपहर में मैं तुम्हें आंट साली और आंट डायना से मिलवाने ले जाऊंगा। वे भी इसी इलाके में रह रही हैं। साहिल, क्या मुझे उनके लिए कुछ उपहार खरीदने की ज़रूरत है? सीलिया ने अजीब तरह से पूछा। वह अभी भी साहिल के बड़ों से मिलने को लेकर थोड़ी घबराई हुई थी। नहीं, उन्हें घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यदि तुम वहाँ मौजूद रहोगी तो ये काफ़ी है। क्या तुमने मुझसे यही नहीं कहा था जब मैं तुम्हारे घर गया था? साहिल ने मुस्कराते हुए कहा। वह अलग था, सीलिया फुसफुसाई। ठीक है, कोई बात नहीं। आंट साली और आंट डायना बहुत अच्छे लोग हैं। उन्हें इन चीज़ों की परवाह नहीं है। क्या तुम नहाना और आराम करना चाहोगी? नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। मैं बस यहाँ के नज़ारे देखूंगी। तुम आगे बढ़ो, सीलिया ने बड़ी फ्रेंच खिड़की की ओर चलते हुए कहा। ठीक है, मैं ऊपर जाकर नहा लेता हूँ। मैं अभी नीचे आता हूँ, तुम कुछ देर यहाँ बैठो। साहिल ऊपर चले गए। सीलिया खिड़की के पास खड़ी हो गई और अपनी घबराहट कम करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। 10 मिनट से अधिक समय के बाद साहिल नीचे आए। दोनों लिविंग रूम में बैठकर कुछ देर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह दोपहर का भोजन होना चाहिए। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। साहिल प्रवेश द्वार की ओर चले गए, दरवाज़ा खोला और पाया कि वह आंट साली और अन्य लोग थे। साहिल, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गए हो? आंट साली ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। हाँ, तुम्हें वापस आए बहुत समय हो गया है। अगर होटल के लोग यह नहीं कहते कि वे तुम्हें खाना पहुंचा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम वापस आ गए हो, आंट डायना ने भी कहा। आंट साली, आंट डायना, मैं अभी पहुंचा हूं। मैं दोपहर में आप लोगों से मिलने आने वाला था। अंदर आइए और बैठिए। साहिल ने ऐसा कहने के बाद साली और बाकी लोगों को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ केवल साली और डायना ही नहीं थे, अंकल एलेक्स, अंकल यूसुफ, कज़न जूडी, जूडी के पति जूड, कज़न लिली और कज़न जेसी सभी यहाँ थे। 2 परिवार, लिली और जेसी को छोड़कर जो अभी भी स्कूल में थे, सभी गोल्डन लीफ होटल में काम कर रहे थे। साथ ही वे मध्यम श्रेणी के पदों और उससे ऊपर के पदों पर थे, इसलिए उन्हें बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। साहिल ने जानबूझकर इसका इंतजाम किया था। उनका वार्षिक वेतन गोल्डन लीफ होटल के एक जनरल मैनेजर के वेतन से अधिक था। साहिल ने दोनों परिवारों की जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने रिवर सिटी जैसे बड़े शहर में अपनी जगह बना ली थी। वे लग्जरी कारें चला रहे थे और शानदार विला में रह रहे थे। इसके अलावा उनके पास अच्छी नौकरियां थीं जो उन्हें पागलपन की हद तक अधिक वेतन देती थीं। जब वे साथ में शू सिटी वापस गए तो उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ।
दोनों परिवार शू सिटी वापस जाने के लिए लाखों की कीमत वाली 3 लग्जरी कारें चलाएंगे, जिससे एक चमकदार नज़ारा बनेगा। उनके अलावा शू सिटी में कभी भी लाखों की कीमत वाली 3 लग्जरी कारें एक साथ नहीं देखी गई थीं। अध्याय 415। सैली और डायना के परिवार अब शू सिटी में भी जाने माने थे। उनके शब्दों में, वे अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे थे। ये उन्हें साहिल ने दिए थे। दोनों परिवारों ने जो किया था वह सिर्फ साहिल की उनके सबसे कठिन और दयनीय समय में मदद करना और उन्हें अपने साथ रहने के लिए ले जाना था। सैली और डायना के नज़रिए से वे साहिल के रिश्तेदार थे और साहिल के बड़े भी थे, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी के तौर पर साहिल की मदद करनी चाहिए थी। हालांकि साहिल ने बदले में उन्हें बहुत कुछ दिया। बेशक साहिल का भी यही विचार था। चूंकि वे परिवार थे, इसलिए यदि उनमें क्षमता है तो उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। इसके विपरीत साहिल के अंकल बॉबी और अंकल लेस्ली, साथ ही उनके चाचा साहिल के माता पिता के मुआवजे के कारण अब आपस में भिड़े हुए थे। आज तक साहिल ने उन्हें कोई लाभ नहीं दिया था। दोनों परिवारों को अभी भी उन लोगों की ईर्ष्यालु आंखें याद थी जब वे वापस गए थे। वे सैली और डायना के परिवार से भीख मांग रहे थे कि वे उनके लिए रिवर सिटी में विकास के लिए आने का रास्ता खोजने में मदद करें। हालांकि सैली और डायना दोनों ने मना कर दिया। वे चाहते थे कि वे साहिल की कंपनी में काम करें, लेकिन अगर साहिल ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो सैली और डायना को कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं था। वे साहिल के स्वभाव को जानते थे। जब कोई उन्हें थोड़ी सी भी दया दिखाता था तो वह अपना सब कुछ देकर उसे लौटा देते थे। हालांकि इन परिवारों पर साहिल का कोई एहसान नहीं था। इसके अलावा बॉबी और साहिल के बीच दुश्मनी काफ़ी खराब थी, इसलिए निश्चित रूप से वे सहमत नहीं होंगे। जब वे उस दिन पहले होटल में काम कर रहे थे तो उन्होंने होटल के कर्मचारियों से सुना कि चेयरमैन वापस आ गए हैं और उन्होंने होटल को दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए कहा है। इस प्रकार सैली और डायना ने अपने परिवार के सदस्यों को साहिल को भोजन पहुंचाने के लिए एक साथ आने के लिए इकट्ठा किया। इसके बाद 8 लोगों ने लिविंग रूम में प्रवेश किया। साहिल ने एक एक करके सबका अभिवादन किया। उसके बाद उन्होंने सीलिया को बुलाया, जो खिड़की के पास कुछ हद तक संकोच कर रही थी। सीलिया, यहाँ आओ। मैं तुम्हारा परिचय अपनी आंट सैली और आंट डायना से कराता हूँ। इस समय दोनों परिवारों ने देखा कि वास्तव में लिविंग रूम में एक और व्यक्ति था। सीलिया घबराते हुए आए और साहिल के बगल में खड़ी हो गई। सैली और डायना ने आश्चर्य से सीलिया के चेहरे को देखा। ये लड़की बहुत सुंदर थी। उन्होंने इतने समय तक गोल्डन लीफ होटल में काम किया था और आने जाने वाले अधिकांश लोग कुलीन थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। शाबाश साहिल, तुम्हें इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड मिल गई। साहिल ने उनका एक दूसरे से परिचय कराया। सीलिया ने भी एक एक करके इन लोगों का अभिवादन किया। सीलिया, तुम बहुत सुंदर हो। लिली ने अपने हाथों की चीजें मेज पर रखने और सीलिया का हाथ पकड़ने के बाद खुशी खुशी कहा। लिली, तुम भी बहुत सुंदर हो। साहिल, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाए हो? मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया, सैली ने कहा। उनकी परंपरा के अनुसार परिवार के बड़ों को साहिल की गर्लफ्रेंड को उपहार देना होता है जब वह उसे वापस लाता है। हमने भी कुछ तैयार नहीं किया है, डायना ने कहा। आंट सैली, आंट डायना, मुझे कैसे पता चलता कि आप लोग अचानक आ जाएंगे? मैं दोपहर में सीलिया को आप लोगों से मिलने ले जाने वाला था, साहिल ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कराते हुए कहा। खैर, फिर हम भविष्य में कभी इकट्ठा होने का समय निकालेंगे। तुमने खाना नहीं खाया है ना? आओ पहले खा लो। सैली के ऐसा कहने के बाद उसने जो दोपहर का भोजन लिया था उसे मेज पर रख दिया। बाकी लोगों ने भी वैसा ही किया और जो खाना वे लिए हुए थे उसे नीचे रख दिया। अध्याय 416। अगले दिन साहिल सीलिया को अपनी दोनों आंट सैली और डायना के परिवारों से मिलने ले गए। सीलिया को 4 अलग अलग उपहार मिले, क्योंकि यह एक परंपरा थी जिसका साहिल का परिवार अपना आशीर्वाद देने के लिए पालन करता था। साहिल के बड़ों के रूप में वयस्कों ने उपहारों के रूप में अपना आशीर्वाद देने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक उपहार कितना महंगा था यह वयस्क की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता था। सीलिया उत्साहित थी, इसलिए नहीं कि उसे कितने उपहार मिले क्योंकि उसे इसकी बहुत परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसे साहिल के बड़ों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। साहिल की सीलिया को शू सिटी वापस ले जाने की योजना थी। उनका हाई स्कूल रियूनियन 3 दिनों में था और उन्होंने सोचा कि वह उस स्कूल का दौरा करने का मौका लेंगे जहां वे कभी पढ़ते थे। साथ ही वे शू सिटी के चारों ओर घूमने का अवसर भी ले सकते थे क्योंकि उस जगह की उनकी बहुत सारी यादें थीं। जब सैली और डायना को पता चला कि साहिल शू सिटी जा रहे हैं तो उन्होंने भी उनके साथ लौटने के लिए अपना सामान पैक कर लिया। अब रिवर सिटी में स्थायी रूप से रहने के बावजूद शू सिटी अभी भी उनका गृहनगर था जहां उनका परिवार और दोस्त थे। उन्होंने हर महीने शू सिटी जाने की आदत बना ली थी। 10 लोगों का समूह इस प्रकार 4 लग्जरी कारों में रिवर सिटी से शू सिटी के लिए रवाना हुआ। साहिल ने अपनी $80 मिलियन की बुगैटी वेरॉन के बजाय लगभग 3 मिलियन की बेंज जी क्लास चलाई। सबसे पहले एक बुगैटी बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती।
दूसरे, शू सिटी एक छोटा काउंटी था और इसकी सड़कें बुगैटी के कम चेसिस के लिए नहीं बनी थीं। जब वे शू सिटी पहुंचे तो साली और डायना ने साहिल को अपने घर आमंत्रित किया, लेकिन अंत में उस व्यक्ति ने सीलिया को शू सिटी के सबसे अच्छे होटल में ले जाने का फैसला किया। जब लोग दूसरे लोगों के घरों में मेहमान के रूप में रहते हैं तो वे अधिक सतर्क रहते हैं। साहिल अपनी आंट्स के साथ रहने में ठीक थे क्योंकि वह पहले भी सालों तक वहां रह चुके थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि सीलिया असहज महसूस करे। रात भर आराम करने के बाद साहिल और सीलिया नाश्ते के बाद शू सिटी हाई गए जहां उन्होंने साथ में पढ़ाई की थी। कम दूरी का मतलब था कि उन्हें गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वे बस पैदल चलकर जा सकते थे। ये शू सिटी के छोटे होने के कारण था। जब ये जोड़ा सड़कों पर चला तो उन्होंने सड़क पर चलने वाले राहगीरों की आंखों को अपनी ओर आकर्षित किया। शू सिटी एक छोटा शहर था और वहां के लोगों ने शायद ही कभी साहिल और सीलिया जैसा अलौकिक और आकर्षक जोड़ा देखा था। दोनों चलते हुए बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन जब वे एक चौराहे पर पहुंचे तो सीलिया अचानक रुक गई और सुन्न होकर आगे देखने लगी। क्या हुआ, सीलिया? साहिल पीछे मुड़े और पूछा, यह महसूस करते हुए कि सीलिया उनके साथ चलना जारी नहीं रख रही थी। साहिल, क्या तुम्हें ये जगह याद है? सीलिया ने अपनी आवाज़ में भावनाओं के साथ पूछा। साहिल ने परिचित चौराहे को देखा और कुछ साल पहले के उस खास दिन के बारे में सोचा। ये वही जगह थी जहां उन्होंने उन सभी वर्षों पहले सीलिया की जान बचाई थी, वह स्थान जहां उनके रास्ते और तकदीर पहली बार मिले थे। बेशक मुझे याद है, मैं इस जगह को कैसे भूल सकता हूँ। मैंने सालों पहले यहाँ टूटे पंखों वाली एक फरिश्ता को बचाया था। मैंने सोचा था कि उसके पंख ठीक होने के बाद वह चली जाएगी और उस जगह वापस लौट जाएगी जहाँ से वह आई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इसके बजाय वहाँ खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करेगी। मैं फरिश्ता नहीं बनना चाहती साहिल, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। मैं उम्मीद नहीं करती कि मैं तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी के लिए तुम्हारी इकलौती बनूँ। मैं हर दिन बस तुम्हें देखकर ही संतुष्ट हो जाऊंगी। सीलिया ने साहिल की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, तुम इतनी पागल क्यों हो? साहिल ने धीरे से सीलिया को गले लगा लिया। सीलिया साहिल के आलिंगन में झुक गई और उन्हें वापस गले लगा लिया। सड़क पर गले मिलते उन दोनों ने आसपास के कई लोगों का ध्यान खींचा। आखिरकार ये दोपहर का समय था और सार्वजनिक रूप से स्नेह का ऐसा प्रदर्शन दुर्लभ था। ज़्यादातर, हालांकि, उन दोनों ने अपने सुंदर और प्यारे दिखने के कारण बहुत ध्यान आकर्षित किया। वे टेलीविजन पर दिखने वाली हस्तियों से भी अधिक सुंदर और आकर्षक थे। अधिक लोग इकट्ठा होने लगे और सीलिया को एहसास हुआ कि वे राहगीरों को कैसे दिख रहे होंगे सड़क के बीच में गले मिलते हुए। इसलिए उसने साहिल को धक्का दिया और शर्माते हुए उनका हाथ थाम लिया, फिर तेज कदमों से शू सिटी हाई की ओर चल दी। उसे सड़क पर इतने सारे लोगों द्वारा घूरे जाने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वे दोनों शू सिटी हाई पहुंचे। बड़े धातु के गेट बंद थे, लेकिन सुरक्षा कक्ष के पास का छोटा दरवाजा अभी भी खुला था। साहिल और सीलिया खुले दरवाजे की ओर चले गए और देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी टेलीविजन देख रहा है। अध्याय 417। क्या आप मुझे याद करते हैं, मिस्टर लोअल? मैं साहिल हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। साहिल सामान के 2 बैग लेकर सुरक्षा कक्ष में आए और सीलिया उनके पीछे पीछे आए और उन्होंने उन्हें अंदर छोटी मेज पर रख दिया। मिस्टर लोअल ने साहिल को अच्छी तरह से देखा। वह युवक परिचित लग रहा था। कुछ सोच विचार के बाद उन्हें आखिरकार याद आ गया कि वह युवक कौन था। वह साहिल खुराना थे, शू सिटी हाई के पूर्व छात्र। साहिल के परिचित महसूस होने का कारण ये था कि वह युवक छुट्टियों के दौरान उन्हें खाना पहुंचाया करता था। कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे से परिचित और करीब हो गए। मिस्टर लोअल वास्तव में इस युवक का बहुत सम्मान करते थे। जहां अन्य छात्र पढ़ाई करते थे और इधर उधर खेलते थे, साहिल आमतौर पर बाहर पार्ट टाइम काम करते थे। जिस चीज़ ने वास्तव में उस सम्मान को पुख्ता किया वह ये था कि पार्ट टाइम काम करने के बावजूद साहिल का परिणाम कभी खराब नहीं हुआ और वह हमेशा अपने ग्रेड के शीर्ष 2 में रहते थे। साहिल शू सिटी हाई के बेशकीमती छात्रों में से एक थे क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले स्नातक होने के बाद SRU में दाखिला लिया था। दुर्भाग्य से एक महिला छात्रा जिसने उससे भी अधिक अंक प्राप्त किए थे उस वर्ष ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में सफल रही। यदि वह नहीं होती तो साहिल का परिणाम शू सिटी हाई के सभी स्नातकों में सबसे अच्छा होता। रुको, साहिल के पीछे वह लड़की, क्या वह वही लड़की नहीं है जिसने ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था? सीलिया की तस्वीर अभी भी शू सिटी हाई के कॉलम ऑफ ग्लोरी में चिपकी हुई थी। आखिरकार उसने साउथ रिवर प्रोविंस में अपने वर्ष के दौरान अन्य छात्रों के बीच सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। शू सिटी हाई ने इसके कारण कई दिनों तक जश्न मनाया था। शू सिटी हाई की स्थापना के बाद से ये सबसे अच्छी चीज़ थी जो हुई थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटे काउंटी के हाई स्कूल के छात्र का स्कोर साउथ रिवर प्रोविंस के अन्य सभी छात्रों से अधिक होगा। साहिल, तुम्हें मुझसे मिलने आने में काफ़ी समय लग गया और यहाँ मैंने सोचा कि तुम सफल हो गए और मेरे बारे में सब भूल गए। हम मिस्टर लोअल ने उत्साह से चिढ़ाते हुए कहा और अपने मुंह से सिगरेट बुझाए और खड़े हो गए।
मैं कभी नहीं भूलता। मैं अब यहाँ हूँ, है ना? यहाँ, ये सिगरेट और शराब आपके लिए हैं। उन सभी वर्षों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। तुम्हें मेरे लिए कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं थी, लड़के। उन्हें वापस ले जाओ। जब तुम स्नातक हो जाओ और खूब पैसा कमा लो तब तुम मुझे उपहार दे सकते हो, ठीक है? मैं वादा करता हूँ कि मैं तब उन उपहारों को स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी नहीं। तब नहीं जब मुझे पता हो कि तुम्हारे लिए चीज़ें कितनी कठिन हैं, मिस्टर। लोल ने कुछ हद तक गुस्से में कहा। वह साहिल की वित्तीय स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने देखा था कि वह हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष के दौरान पार्ट टाइम काम करते रहे थे जब उन्हें इसके बजाय अपनी पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए थी। ये संभावना थी कि साहिल विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान भी पार्ट टाइम काम कर रहे थे। हालांकि सिगरेट और शराब महंगे होने से बहुत दूर थे, लेकिन वे निश्चित रूप से 1 या 2 दिन की पार्ट टाइम मजदूरी के बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन आपसे मिलने आ रहा हूं, मिस्टर लोल। बस उपहार स्वीकार करें। मैंने उन्हें पहले ही खरीद लिया है, उन्हें स्वीकार न करना बर्बादी होगी। मिस्टर लोल ने इसके बारे में सोचा और उत्तर दिया, ठीक है, फिर मैं इस बार इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन अगली बार जब तुम आओ तो मुझे कुछ भी देने की हिम्मत मत करना, ठीक है? मिस्टर लोल ने अंत में उपहार स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने उन सभी वर्षों पहले साहिल में क्षमता देखी थी और वे दोनों काफी करीब थे। इसे स्वीकार न करना साहिल की ईमानदार भावनाओं को कम आंकना होगा। क्या कक्षा में कोई है, मिस्टर लोल? अगर मुझे सही याद है तो छुट्टियों के दौरान सीनियर्स और सॉफ्टमोर्स के लिए अतिरिक्त कक्षाएं होनी चाहिए, है ना? साहिल ने पूछा। हैं, सॉफ्टमोर्स की अब उनके सीनियर ईयर के लिए तैयार करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चल रही हैं, मिस्टर लोल ने उत्तर दिया। क्या हम अंदर जाकर देख सकते हैं? हमें शू सिटी हाई वापस आए काफ़ी समय हो गया है, मुझे इस जगह की काफ़ी याद आती है। ज़रूर, बस बहुत ज़्यादा शोर मत करना और कक्षा में छात्रों को परेशान मत करना। धन्यवाद, मिस्टर लोल। हम तब अंदर जा रहे हैं। साहिल ने अंदर जाने के लिए सीलिया का हाथ पकड़ लिया। रुको, क्या तुम सीलिया यंग हो? वही जिसने 3 साल पहले सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे? मिस्टर लोल ने अचानक पूछा। वही है, मिस्टर लोल, सीलिया अब मेरी गर्लफ्रेंड भी है। साहिल ने मुस्कराते हुए कहा। नमस्ते, मिस्टर लोल, मैं सीलिया हूँ। सीलिया ने शर्माते हुए अभिवादन किया। शाबाश, लड़के, हाँ, जाओ तुम दोनों, फिर। धन्यवाद, मिस्टर लोल। इसके बाद साहिल सीलिया के साथ परिसर में चले गए। अध्याय 418। साहिल और सीलिया के परिसर में प्रवेश करने के बाद ही मिस्टर लोल उठे और साहिल के उपहार लेने के लिए मेज पर गए। मिस्टर लोल ने इसकी सामग्री पर एक नज़र डाली और हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से दोनों बैग खोले और जो देखा उसे देखकर दंग रह गए। एक बैग में 10 उच्च गुणवत्ता वाली सिगरेट थीं। यह एक लग्जरी सिगरेट ब्रांड था और मिस्टर लोल ने पहले कभी इतनी महंगी सिगरेट नहीं पी थी। इस ब्रांड की एक सिगरेट की कीमत कुछ $1000 थी, जिसका अर्थ है कि उन 10 सिगरेटों की कुल कीमत कुछ दर्जन हजार डॉलर थी। दूसरे बैग में महंगे ब्रांडेड ब्रांडी का एक डिब्बा था। इस शराब की एक बोतल की कीमत $10,000 से अधिक थी, इसलिए 6 के एक डिब्बे का मतलब एक और कुछ दर्जन हजार था। साहिल के 2 बैगों की कीमत कम से कम 1 लाख हो सकती थी। मिस्टर लोल उन्हें हैरानी से घूरते रहे। मिस्टर लोल को सदमे से बाहर आने में काफ़ी समय लगा। उन्हें आखिरी बार मिले हुए केवल कुछ ही साल हुए थे और साहिल पहले से ही किसी को इतना महंगा उपहार देने के लिए पर्याप्त सफल हो गए थे। इस तथ्य के साथ कि साहिल सीलिया जैसी गर्लफ्रेंड खोजने में कामयाब रहे, मिस्टर लोल केवल कल्पना कर सकते थे कि लड़का कितना सफल हो गया था। वह हमेशा से जानते थे कि साहिल एक दिन नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साहिल इतने कम समय में ऐसा कर लेगा। लड़के ने अभी तक विश्वविद्यालय से स्नातक भी नहीं किया था, इसलिए मिस्टर लोल इस बात को लेकर उत्सुक थे कि साहिल इतनी जल्दी इतना सफल कैसे हो गया। फिर भी मिस्टर लोल ने अपनी जिज्ञासा को दबा दिया और उपहारों को सावधानी से शेल्फ पर रख दिया। आखिरकार उनकी कीमत कुछ दर्जन हजार थी। उसी समय साहिल और सीलिया खेल के मैदान से साथ साथ चले। वे दोनों सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। मिस्टर लोल ने हाई स्कूल के दौरान साहिल की बहुत मदद की थी। समय बचाने के लिए साहिल आमतौर पर सुरक्षा प्रवेश द्वार पर टेक आउट पहुंचाते थे और छात्रों को सुरक्षा कक्ष से अपना भोजन लेने के लिए कहते थे। इस प्रकार मिस्टर लोल को उनके वितरण आदेश को लेने देने से पहले प्रत्येक छात्र की पहचान की पुष्टि करने में उनकी सहायता करनी पड़ती थी। मिस्टर लोल ने इस मामले में कभी गलती नहीं की थी और साहिल बुजुर्ग की मदद के लिए हमेशा आभारी थे। जैसे रियूनियन में भाग लेने के अलावा साहिल मिस्टर लोल को धन्यवाद देने के लिए शू सिटी भी आए थे। साहिल ने उस व्यक्ति को सबसे अच्छी सिगरेट और ब्रांडी दी थी जो शू सिटी में खरीदी जा सकती थी। वास्तव में उन्होंने ब्रांडी से सारा तरल खोला और बाहर निकाला था और बोतलों में $2 मिलियन नकद भर दिए थे। साहिल ने बैंक कार्ड न रखने का फैसला किया था क्योंकि यदि मिस्टर
लोअल को बैंक से अंदर के पैसे निकालने में असहजता महसूस होती। अफसोस, डिब्बे में केवल $2 मिलियन नकद के लिए जगह थी, इसलिए साहिल और अधिक नहीं दे सके, भले ही उन्होंने इसके साथ डिब्बा भर दिया था। दूसरे शब्दों में, मिस्टर लोअल ब्रांडी का डिब्बा नहीं बल्कि अंदर $2 मिलियन नकद वाला डिब्बा पकड़े हुए थे। $2 मिलियन मिस्टर लोअल के परिवार के लिए शू सिटी जैसे गरीब छोटे काउंटी में आराम से रहने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। साहिल ने अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ दिया ताकि मिस्टर लोअल ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कॉल कर सकें। इसी तरह साहिल ने दूसरों की दयालुता का बदला चुकाया, सरल लेकिन अपरिष्कृत तरीके से। साहिल व्यक्तिगत रूप से मानते थे कि क्योंकि वह अच्छा कर रहे थे, जो लोग उनके प्रति दयालु थे उन्हें भी अच्छा करना चाहिए। हालांकि साहिल ने मिस्टर लोअल को याद दिलाने के लिए एक मानसिक नोट बनाया जब वह चले गए कि अगर वह इसे पीने के लिए बहुत अनिच्छुक थे तो ब्रांडी को न बेचें। इसलिए नहीं कि खरीदार बोतलों को असली ब्रांडी समझ लेगा, बल्कि इसलिए कि एक बार में इतना नकद होने का खुलासा करना खतरनाक था। सिर्फ इसलिए कि दूसरों का फायदा उठाना गलत था, इसका मतलब यह नहीं था कि व्यक्ति को संभावित खतरों से सतर्क नहीं रहना चाहिए। गर्म धूप में चलते हुए साहिल और सीलिया ने पुरानी यादों की यात्रा की जब वे खेल के मैदान में टहल रहे थे। स्कूल में छुट्टी हो सकती है, लेकिन अभी भी 10 से अधिक कक्षाएं अतिरिक्त ट्यूशन सत्र आयोजित कर रही थीं। इस प्रकार एक बार कक्षाएं समाप्त होने के बाद परिसर की पुरानी शांति चली गई। साहिल और सीलिया ने परिसर में टहलना शुरू किए हुए बहुत समय नहीं हुआ था कि कक्षा की समाप्ति का संकेत देने वाली घंटी बज गई। कक्षाओं के बीच केवल 10 मिनट का ब्रेक होता था, इसलिए खेल के मैदान में कम या कोई भी नहीं आता था। शिक्षक के जाने के बाद अतिरिक्त ट्यूशन लेने वाले छात्र झुंझलाहट में कराह उठे। किसी को भी अपनी आधी छुट्टी अतिरिक्त कक्षाओं में बिताना पसंद नहीं था, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। शू सिटी के सबसे अच्छे हाई स्कूल के रूप में शू सिटी हाई में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त कक्षाएं देने की परंपरा थी। जब रोम में हो तो वैसा ही करें जैसा रोमन करते हैं। शू सिटी हाई में नामांकित सभी छात्रों के पास इस परंपरा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक पुरुष छात्र ने खिड़की से बाहर देखा और खेल के मैदान में साहिल और सीलिया को टहलते हुए देखा। उसने चिल्लाकर कहा, पवित्र बकवास! मैदान पर वे दोनों कौन हैं? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। वह लड़की बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ? मुझे देखने दो। लड़कों का एक समूह खिड़की की ओर भागा और मैदान की ओर देखा जब उन्होंने सुना कि एक सुंदर लड़की है। पवित्र बकवास! वह वास्तव में सुंदर है। स्नो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, भले ही वह स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो। हमारे पास इतनी सुंदर सहपाठी कब से है? चलो मैदान में करीब से देखते हैं। कौन जानता है, शायद हम उससे टकरा भी जाएं। तुम्हारी इच्छा। क्या तुम बता नहीं सकते कि वे डेट पर हैं? शीशे में खुद को देखो, फिर उस आदमी को देखो, जैसे कि तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। मेरे लुक्स में क्या खराबी है? तुम मुझसे भी बुरे दिखते हो, ठीक है। भगवान जानता है कि तुम्हारी माँ ने तुम जैसे बौने को कैसे जन्म दिया। फिर से कहो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मैं इसे बार बार कहूँगा अगर मुझे कहना पड़ा। तुम एक बौने की तरह दिखते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये देखते हुए कि वे दोनों लड़ने ही वाले थे, उनके आसपास के लोगों ने उन्हें जल्दी से अलग कर दिया। छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त कक्षाओं के लिए आने के बारे में कोई भी खुश नहीं था, और छात्र अक्सर उनके पहले से ही खराब मूड के कारण छोटे मामलों पर संघर्ष में पड़ जाते थे। जल्द ही स्कूल की घंटी बजी और परिसर फिर से शांत हो गया। साहिल और सीलिया अभी भी खेल के मैदान में घूम रहे थे। साहिल, चलो बाद में एम्स हंस से मिलते हैं, सीलिया ने कहा। जरूर, मैं भी बस यही सोच रहा था, साहिल ने उत्तर दिया। एम्स हंस वरिष्ठ वर्ष सीनियर ईयर के दौरान उनकी होमरूम टीचर थीं, और वह उनके प्रति बहुत दयालु थीं क्योंकि साहिल और सीलिया हमेशा अपने वर्ष के शीर्ष 2 स्कोरर थे। लेकिन शिक्षकों को अभी कक्षा में होना चाहिए, इसलिए कक्षाएं खत्म होने के बाद उन्हें ढूंढते हैं। ठीक है। दोनों चलते चलते अपने हाई स्कूल के अनुभवों के बारे में बात करते रहे। समय बीतता गया और जल्द ही दोपहर के भोजन का समय हो गया। कक्षा की समाप्ति का संकेत देने वाली घंटी फिर से बजी। साहिल और सीलिया शिक्षण क्षेत्र और इमारत के अंदर चले गए। वे जिन भी छात्रों के पास से गुजरे, वे उन दोनों को उत्सुकता से घूरने लगे। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे कितने आकर्षक और मोहक थे। शू सिटी हाई के वर्तमान सबसे सुंदर और आकर्षक छात्र शायद ही साहिल और सीलिया के लुक से तुलना कर सकें। इस जोड़े ने पहले ही 3 साल पहले स्नातक कर लिया था, जिसका अर्थ था कि उनके वरिष्ठ वर्ष के दौरान स्कूल के आने वाले नवागंतुक फ्रेशमैन भी अब तक स्नातक कर चुके थे और स्कूल छोड़ चुके थे। इस प्रकार किसी ने भी इन दो एक समय के लोकप्रिय छात्रों को नहीं पहचाना। वे दोनों वरिष्ठ वर्ष के शिक्षकों को सौंपे गए शिक्षक कार्यालय की ओर चले गए और साथ में अंदर चले गए। अध्याय 419। साहिल और सीलिया ने साथ में कार्यालय में प्रवेश किया। जब वे अंदर गए तो वहां लगभग कई शिक्षक सामान पैक कर रहे थे, जो सबसे अधिक संभावना दोपहर के भोजन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। ये जोड़ा अपनी पूर्व होमरूम टीचर एम्स हंस के सामने रुका। एम्स हंस,
एम्स, हंस, उन्होंने एक ही समय में अभिवादन किया। जज़ल वर्तमान में अपनी मेज सीधी कर रही थी कि तभी अचानक उसने सुना कि किसी ने उसे बुलाया है। ज्यादा दूर नहीं एक युवक और युवती खड़े थे। वे जज़ल को काफी परिचित लग रहे थे और कुछ सोच विचार के बाद उसे जल्दी से याद आ गया कि वे कौन थे। वे दोनों बहुत बदल गए थे, लेकिन उन्होंने जज़ल पर एक लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव छोड़ा था, इसलिए उसे तुरंत याद आ गया कि वे कौन थे। साहिल और सीलिया का वरिष्ठ वर्ष उनके शिक्षण करियर के सबसे गौरवपूर्ण वर्षों में से एक था, क्योंकि उनके 2 छात्रों को सोमरलैंड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से 2 में प्रवेश मिला था। उनमें से एक ने साउथ रिवर प्रोविंस में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में नामांकित हुई। यही वह वर्ष था जब वह एक विशेष श्रेणी की शिक्षिका बनी और काफी लाभ प्राप्त किए। साहिल, सीलिया, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? जज़ल ने खुशी खुशी पूछा। वे उसके सबसे अच्छे छात्र थे। कार्यालय के अन्य शिक्षक भी उस जोड़े की ओर देखने लगे। साहिल एसआरयू में प्रवेश पाने के लिए शू सिटी हाई में थोड़े जाने माने थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में 3 साल पहले स्नातक कर लिया था, इसलिए केवल उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही याद था कि वह कौन थे। हालांकि सीलिया न केवल पहली शू सिटी हाई छात्रा थी जिसे ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में स्वीकार किया गया था, बल्कि वह साउथ रिवर प्रोविंस में अपने वर्ष की शीर्ष स्कोरर भी थी। सीलिया का शू सिटी हाई के कॉलम ऑफ ग्लोरी में एक स्थान था। उसका नाम अभी भी सबसे ऊपर था और उसकी स्थिति अधिक थी। हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और हम इत्तेफाक से शू सिटी वापस आए थे, एम्स, हंस, इसलिए हमने सोचा कि हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, साहिल ने उत्तर दिया। तुम वही सीलिया यंग हो जिसे ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में स्वीकार किया गया था? एक शिक्षिका ने सीलिया की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैं हूँ, मिस, सीलिया ने उत्तर दिया। तुम उस समय साउथ रिवर प्रोविंस की शीर्ष स्कोरर थीं। तुमने हमारे स्कूल का गौरव बढ़ाया। आप बहुत दयालु हैं, मिस। मैं एम्स, हंस की शिक्षाओं के बिना यह नहीं कर सकती थी, सीलिया ने विनम्रता से कहा। कितनी विनम्र लड़की है। तुम समझदार हो, मुझे पता है कि तुम भविष्य में बड़ी ऊंचाइयों को छुओगी। हम पहले दोपहर के भोजन के लिए जा रहे हैं, जज़ल। अपने छात्रों के साथ बातचीत का आनंद लें। अन्य शिक्षकों ने जज़ल को विदा किया और दोपहर का भोजन करने के लिए कार्यालय छोड़ दिया। वे सभी उस समय जज़ल से ईर्ष्या करते थे। उसके दोनों छात्र सोमरलैंड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में नामांकित हुए थे और उनमें से एक प्रांत में शीर्ष स्कोरर भी थी। उनकी होमरूम टीचर के रूप में जज़ल का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। स्कूल के निदेशक की सेवानिवृत्त होने की योजना थी और वरिष्ठों के इस बैच के स्नातक होने के बाद जज़ल के अगला निदेशक बनने की अफवाहें थीं। अन्य शिक्षक ईर्ष्या से हरे हो रहे थे, लेकिन ये भाग्य पर निर्भर था और अन्य शिक्षक इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। अपने सोफोमोर ईयर के दौरान ट्रांसफर होने के बावजूद सीलिया अभी भी टॉप स्कोरर बनने में सफल रही। क्या तुम दोनों ने अभी तक खाना खाया है? चलो बाहर खाते हैं, हम खाते हुए बात कर सकते हैं, जज़ल ने सुझाव दिया। जरूर, लेकिन हमें आपको ट्रीट देनी चाहिए, एम्स, हंस। उस समय हमारी देखभाल करने के लिए धन्यवाद, साहिल ने कहा। ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का परिणाम है। मैंने बस तुम्हारा मार्गदर्शन किया। शू सिटी हाई परिसर के बाहर। अध्याय 420। एक साधारण छोटे से भोजनालय में साहिल, सीलिया और उनकी पूर्व होमरूम टीचर जज़ल ने साथ में दोपहर का भोजन किया। तो तुम दोनों कैसे हो? जज़ल ने पूछा। ज्यादा बुरा नहीं है। सीलिया ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और मैं अभी ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम से वापस आया हूँ, साहिल ने उत्तर दिया। साहिल, मैंने सोचा था कि तुम एसआरयू में पढ़ रहे हो। मम्मा, लेकिन ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए कई कोटे थे, इसलिए मैं गया और वहाँ थोड़ा अध्ययन किया। अगर ऐसा है तो तुम एसआरयू के शीर्ष छात्रों में से एक होने चाहिए। या ऐसा कोटा तुम्हारा नहीं हो सकता था? मुझे लगता है, साहिल ने उत्तर दिया। वाकई शीर्ष छात्र, उस पैसे की बदौलत जो उन्होंने एसआरयू को दान किया था। यह अच्छा है फिर। बहुत अच्छा। तुम दोनों सबसे मेहनती और अनुशासित छात्र हो जिन्हें मैंने कभी पढ़ाया है। मुझे पता है कि तुम भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त करोगे, जज़ल ने प्रशंसा की। हमारी प्रशंसा करना बंद करें, एम्स, हंस, इससे पहले कि हम अति आत्मविश्वासी और अभिमानी बन जाएं। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? जज़ल ने सीधे तौर पर पूछा। वह सालों से पढ़ा रही थी और ऐसी चीज़ों के लिए उनकी नज़र तेज थी। यह स्वाभाविक था कि वह साहिल और सीलिया के बीच एक निश्चित तालमेल महसूस कर सकती थीं। सीलिया अब मेरी गर्लफ्रेंड है। साहिल, सीलिया, मैंने उस समय तुम दोनों में बहुत क्षमता देखी थी, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों के रूप में तुम दोनों को अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तुम स्नातक होने के बाद ही अपनी नियति पर नियंत्रण कर सकते हो जब तुम जानकार होगे। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? जज़ल ने गंभीरता से कहा। उन्हें डर था कि उनके सबसे अच्छे छात्र अब डेटिंग कर रहे हैं तो पढ़ाई करने की अपनी प्रेरणा खो देंगे। वे दोनों शू सिटी हाई के कॉलम ऑफ ग्लोरी में थे।
ये शर्म की बात होगी अगर वे बड़े शहरों में अपनी जीविका नहीं बना सके और सब कुछ के बाद शू सिटी जैसे छोटे काउंटी में वापस आना पड़ा। चिंता न करें एम्स। हंस, हम समझते हैं। चिंता न करें एम्स। हंस, हम समझते हैं। साहिल और सीलिया ने एक ही समय में उत्तर दिया। ठीक है, जब तक तुम समझते हो। जजेल ने और कुछ नहीं कहा। उन्हें उन दोनों पर भरोसा था कि वे अपने रिश्ते को बनाए रखते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने में सक्षम होंगे। दोपहर के भोजन के बाद तीनों स्कूल लौट आए। प्रिंसिपल आज परिसर में ही थे, इसलिए जब उन्होंने सुना कि प्रांत के और स्कूल के शीर्ष स्कोरर मिलने आए हैं तो वह भी वरिष्ठ वर्ष के शिक्षकों के कार्यालय में चले गए। जजेल युवा जोड़े के साथ बातचीत कर रही थी कि तभी अचानक प्रिंसिपल अंदर आए। वह जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। मिस्टर जॉनस्टन, आप यहाँ क्यों हैं? बैठिए। एम्स। हंस, मैं बस यहाँ घूमने आया हूँ। मैंने सुना है कि हमारी शीर्ष स्कोरर वापस आ गई है। मिस्टर जॉनस्टन ने मुस्कराते हुए कहा। नमस्ते मिस्टर जॉनस्टन। नमस्ते मिस्टर जॉनस्टन। साहिल और सीलिया अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। बैठिए आप दोनों। तुम सीलिया होनी चाहिए, है ना? जैसा कि प्रांत की शीर्ष स्कोरर से उम्मीद थी। शू सिटी हाई के प्रिंसिपल के रूप में मैं वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुमने हमारे स्कूल के इतिहास में बहुत योगदान दिया है। ये शर्म की बात है कि तुम अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद परिसर में वापस नहीं आईं। मिस्टर जॉनस्टन ने अफसोस जताया। उसके लिए मैं वास्तव में माफ़ी चाहती हूँ मिस्टर जॉनस्टन। बस इतना है कि मेरे माता पिता कैपिटल सिटी में रहते हैं, इसलिए मुझे वापस आने का मौका ही नहीं मिला। सीलिया ने माफ़ी मांगते हुए उत्तर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुमने शू सिटी से अपने पिता के तबादले के बाद भी हमारे साथ पढ़ाई जारी रखना चुना। हमारे सभी शिक्षकों की ओर से मैं शू सिटी हाई में तुम्हारे भरोसे के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारी बदौलत शू सिटी हाई में हमेशा एक प्रांतीय शीर्ष स्कोरर हमारे छात्र के रूप में रहेगी। जॉनस्टन ने ईमानदारी से धन्यवाद दिया। वह सीलिया की पहचान के बारे में जानते थे। ये पूरी तरह से आश्चर्य की बात थी कि उसने अपने पिता के कैपिटल सिटी वापस तबादले के बाद भी शू सिटी हाई में पढ़ाई जारी रखी और इस तरह शू सिटी हाई को एक छात्र के रूप में प्रांतीय शीर्ष स्कोरर रखने की अनुमति दी। इससे प्रांत के भीतर शू सिटी हाई की लोकप्रियता बढ़ी। इसके कारण न केवल स्कूल प्रसिद्ध हुआ, बल्कि इसके परिणामस्वरूप उन्हें अधिक पसंदीदा शिक्षण संसाधन भी मिले थे। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर जॉनस्टन। सीलिया मिस्टर जॉनस्टन के शब्दों से शर्मिंदा महसूस कर रही थी और उसने अपने बगल में साहिल की ओर देखा। वह शू सिटी हाई में अपने विश्वास के कारण नहीं रुकी थी। उसने रुकना इसलिए चुना क्योंकि ऐसा करने का मतलब था कि वह हर दिन साहिल को देख सकती थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।